जैसे कि गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग था वो वुकी टावर के अंदर था और लगभग लगभग जो लू फैंग था वो 7th लेवल तक पहुंच चुका था। 7th लेवल के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग था उसका विल टेस्ट हो रहा था, जिसके अंदर उसके सामने एक डिवाइन आई आ चुकी थी। और ये जो डिवाइन आई थी इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डोमेन टाइप की गोल्डन कलर की लाइट बाहर आ रही थी और ये जो लाइट थी ये लू फैंग की सोल को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पियर्सिंग कर रही थी। ये एक तरीके का विल पावर टेस्ट था जिसके अंदर जो लू फैंग की सोल थी वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो रही थी। और आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा ऑलरेडी कि जो लू फैंग की विल पावर है वो ऑलरेडी ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो इसी के साथ साथ लू फैंग के सामने वाले जितने भी माउंटेन्स थे उसके ऊपर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे थे। ये सारे जो कैरेक्टर्स थे ये गोल्डन आई टेक्निक्स थी, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स थी और इनको वॉल्यूम्स के अंदर डिवाइड करके रखा था। जिस तरीके से पहले लू फैंग के पास 9 वॉल्यूम मैनुअल थी, ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी सारे वॉल्यूम्स थे और ऑलरेडी लू फैंग फर्स्ट वॉल्यूम को कंप्लीट कर चुका था और वो सेकंड वॉल्यूम को स्टार्ट कर चुका था रीड करने के लिए। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे वो जो डिवाइन आई का जो गोल्डन लाइट थी उसकी जो पावर थी वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जो लू फैंग था उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा वीक होते जा रहा था। लेकिन स्टिल अभी भी जो लू फैंग की सोल थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी क्योंकि वो ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के ऊपर था। इसी तरीके से गाइस टाइम बीतता रहता है और फाइनली जो लू फैंग होता है वो थर्ड वॉल्यूम को भी खत्म कर देता है और थर्ड वॉल्यूम को खत्म करने के बाद वो फोर्थ वॉल्यूम को स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ जब वो जो लीडर्स होते हैं जब वो लू फैंग की स्पीड को देखते हैं कि किस स्पीड से लू फैंग इन वॉल्यूम्स को चेंज कर रहा है, वो लिटरली थोड़े बहुत चौक थे। कुल मिला के 9 वॉल्यूम्स थे और वो लोग देखना चाहते कि लू फैंग की कैपेसिटी कितनी है और लू फैंग कितने वॉल्यूम्स को कंप्लीट कर पाता है। तभी वो जो लीडर्स होते हैं वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि किसको पता कि यहाँ पे 9 ही वॉल्यूम्स है या फिर उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम्स है। वैसे भी जो बेस्ट सोल्जर्स था जो कि अभी तक यहाँ पे आया उसने बस फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स को कंप्लीट कर पाया था। तो इस तरीके से हम अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, लेकिन जहाँ तक कि हमें लगता है कि वहाँ पे 9 वॉल्यूम्स होगी। इसी की तरह टाइम बीतता रहता है और फाइनली जो लू फैंग होता है वो फोर्थ वॉल्यूम को भी स्टार्ट कर देता है। इस वक्त जो विल पावर शॉक था वो सच में इंक्रेडिबली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और इस वक्त लू फैंग को थोड़ी बहुत दिक्कत आ तो रही थी, लेकिन स्टिल वो अभी भी इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं था। तभी वो जो लीडर्स होता है वो लू फैंग को देखते हुए कहता है कि ये जो बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाला है। कुछ टाइम ऐसे ही बीतता है और फाइनली जो लू फैंग होता है वो फर्स्ट 4 वॉल्यूम्स को कंप्लीट कर लेता है। हर एक वॉल्यूम के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ थे और फाइनली जो लू फैंग होता है वो 5th वॉल्यूम को स्टार्ट कर लेता है। अभी लू फैंग को थोड़ा थोड़ा करके डर लगने लग गया था, उसे लग रहा था कि वो मे भी ज़्यादा टाइम तक इन सब चीज़ों को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि धीरे धीरे करके जो माइंड शॉक था ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा था। 5th वॉल्यूम को लू फैंग ने लगभग लगभग 1/3 खत्म किया ही था। उसी के बाद जो लू फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड सा फील करने लग जाता है क्योंकि फाइनली अभी ये जो माइंड शॉक था ये लू फैंग को इफेक्ट करना स्टार्ट कर चुका था। लू फैंग अपने आप से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 5th वॉल्यूम खत्म करनी है। और इसी के साथ वो अपने विल पावर को एक जगह पे फोकस करते हुए 5th लेवल को और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम इसी तरीके से बीतता रहता है और 5th वॉल्यूम को खत्म करते करते लू फैंग की हालत टाइट हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो लू फैंग होता है वो 5th वॉल्यूम को खत्म कर देता है और फाइनली वो 6th वॉल्यूम को स्टार्ट कर देता है। लू फैंग से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लू फैंग इन सारे वॉल्यूम्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक इस माइंड शॉक को अभी सह नहीं सकता था क्योंकि धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा था। उसकी स्टार्टिंग ही एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के लेवल से हुई थी, तो वो अभी ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस के लेवल तक पहुंच चुका था और धीरे धीरे करके अभी उसकी पीक लेवल तक जाते जा रहा था। इस वक्त जो लू फैंग का फेस था वो पूरी तरीके से पेल पड़ चुका था, मतलब पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। इस वक्त वो हॉरिफाइंग मेंटल शॉक से गुजर रहा था, उसकी पूरी की पूरी बॉडी कांप रही थी। इसलिए उसके बाद भी वो अपने सामने वाले आइस माउंटेन के ऊपर देख रहा था जिसके ऊपर काफ़ी सारे जो मैजिकल वर्ड्स थे वो आते जा रहे थे 6th वॉल्यूम के। लू फैंग को धीरे धीरे करके ऐसा लगने लग गया था कि अभी फाइनली वो अपने पीक तक पहुंच चुका है और ये जो विल पावर है अब वो इस चीज़ को नहीं सह सकती उसकी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी किसी भी वक्त चक्कर आके गिर सकता है, लेकिन लू फैंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहता था क्योंकि अभी जो लू फैंग था वो स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर नहीं था जहाँ पे वो अपने विल पावर को शार्प कर रहा हो। यहाँ पे अगर एक बार लू फैंग गिर जाता है इसका मतलब उसे यहाँ से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा और लू फैंग इस मिशन के लिए भी फेल हो जाएगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए लू फैंग को कैसे भी करके अपने आप को जिंदा रखना था। और साथ ही साथ जो लू फैंग था उसे काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर था कि वो ये जो गोल्डन आई टेक्निक है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम्स को रीड करे क्योंकि इसके अंदर सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी और इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद इनफैक्ट जो लू फैंग की जीन लेवल थी उसके अंदर भी थोड़ा बहुत सुधार हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। इस वक्त लू फैंग की अंतरात्मा अंदर से काँप रही थी और लू फैंग के सामने जितने भी वर्ड्स अपीयर हो रहे थे आइस माउंटेन के ऊपर, इस वक्त लू फैंग को ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे अपीयर हो रहा है, बल्कि वो अपने नॉर्मल स्पीड के ऊपर ही अपीयर हो रहे थे जिस स्पीड में वो पहले
डिसअपियर हो रहे थे। बस दिक्कत ऐसी हो रही थी कि अभी लू फेंग को 1-1 सेकंड से है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। लू फेंग के लिए 1-1 सेकंड 1-1 साल के बराबर में लग रहा था। फाइनली जो लू फेंग होता है वो साम डांड दंड भेद करके जैसे-तैसे करके 6th वॉल्यूम को ख़त्म कर देता है। लेकिन 6th वॉल्यूम को ही ख़त्म करते-करते उसकी जान निकल चुकी थी और 7th वॉल्यूम को वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकता था। और इसी के साथ जैसे ही वो 6th वॉल्यूम को ख़त्म करता है वो वैसे ही अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब वो चक्कर आके गिर जाता है। और इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है 7th वॉल्यूम स्टार्ट तो होती है लेकिन लू फेंग उसको स्टार्ट भी नहीं कर पाया था, वो ऑलरेडी बेहोश हो चुका था। तभी एक गोल्डन कलर की लाइट लू फेंग के ऊपर गिरती है और एकदम से जो लू फेंग होता है वो 7th फ्लोर को लेफ्ट कर देता है और फाइनली वो 8th फ्लोर के ऊपर आ जाता है। इसी के साथ वो जो 4 लीडर्स थे वो भी पूरी तरीके से शांत बैठ चुके थे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मोमेंट क्रिएट हो चुका था। वो लोग अपनी सांसों को थाम के बैठे थे जब लू फेंग उन वॉल्यूम्स को कंप्लीट कर रहा था। उनके मन के अंदर था कि ये जो मिल्की वे है ये और ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम्स को कंप्लीट कर पाए। और लू फेंग वो पहला इंसान था जिसने कुल मिला के 6th वॉल्यूम को ख़त्म कर लिया था और 7th वॉल्यूम स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन वो उसको रीड नहीं कर पाया था। और जैसे ही लू फेंग 7th फ्लोर से डिसअपियर होता है उसके बाद उनके सामने वाली जो स्क्रीन थी उससे भी लू फेंग पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका था, क्योंकि ये जो लोग थे ये ज़्यादा से ज़्यादा बस 7th फ्लोर तक देख सकते थे और 8 और 9th फ्लोर के ऊपर क्या है इस चीज़ के बारे में इन लोगों को भी नहीं पता था। भाई वो जो चारों लीडर होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि जो मिल्की वे है ये 7th वॉल्यूम तक नहीं पहुंच पाया। वैसे भी जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग है उन्होंने हमको फर्स्ट 6 वॉल्यूम्स ही दिए है और ये जो फर्स्ट 6 वॉल्यूम्स है वही काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है और हम तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा पावरफुल है, हम वॉइड स्पेस लेवल के ऊपर है, ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल के ऊपर, और उसके बाद भी हम लोगों को फर्स्ट 6 वॉल्यूम स्टडी करने के लिए मुश्किल आती है। तो ये जो मिल्की वे है ये तो बस एक लॉ मास्टर है, फिर भी इसने फर्स्ट 6 वॉल्यूम्स को ख़त्म कर लिया। ये सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और ये हमसे काफ़ी ज़्यादा गुना अच्छा बंदा है। इसी के साथ वो लोग सोच रहे थे कि अगर वो लू फैंग मिल्की वे अगर वो इस इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से सक्सेसफुली ऑक्युपाइड कर लेता है, इसका मतलब वो अगर 8 और 9th फ्लोर को भी कंप्लीट कर लेता है तो ऑटोमेटिकली ये जो सीलिंग टास्क है जो कि उनको दिया गया है ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। मे बी ये जो वुकी टावर है ये भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा और एक बार ये डिसअपियर हो जाएगा तो उनकी जो वो इतने सालों से लगातार इतने सारे कैंडिडेट्स का टेस्ट ले रहे फाइनली उनके भी जान में जान आएगी, क्योंकि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ने बस इनको एक ही काम दे के गए थे, वो है एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैंडिडेट चुनना जो सील हो सके जिन टाइटल से। लेकिन उसके बाद भी इतने सालों से इतने सारे लोगों ने अपने टेस्ट दिए लेकिन ये आज तक इस लेवल का कैंडिडेट कभी नहीं ला पाए। लेकिन आज जो लू फेंग आया था वो अभी तक का सबसे बेस्ट कैंडिडेट था, तो इनकी सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी लू फेंग से, क्योंकि अगर एक बार लू फेंग इनके टास्क को कंप्लीट कर लेता है, मतलब वो अगर इस इनहेरिटेंस को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद इन लोग की भी सबसे बड़ी जॉब के ऊपर से इनकी जान छूटेगी। इसी के साथ ही जितने भी लीडर्स थे ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे 8th फ्लोर के बारे में जानने के लिए। और जो एक सोल्जर था जो पहले 8th फ्लोर तक गया था, उन लोगों ने उस सोल्जर से पूछने की कोशिश भी की थी कि वो 8th फ्लोर के ऊपर से क्या देखने के लिए मिला था, लेकिन वो जो सोल्जर था उसे 8th फ्लोर के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसलिए इन लोगों के मन में भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि 8 और 9th फ्लोर के ऊपर क्या होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो उन लोगों को ये पता था कि 8th फ्लोर के ऊपर जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है, जिसके वजह से जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग है उन्होंने इनका जो नाकाबंदी करके रखा है 8th फ्लोर से। और साथ ही साथ वो जो सोल्जर था जब वो 8th फ्लोर से निकला था तो उसकी सारी की सारी मेमोरीज भी रिमूव कर दी थी 8th फ्लोर की। वैसे तो ये जो सोल्जर्स थे ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी थे। ये इतने ज़्यादा लॉयल थे कि ये हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग के लिए एक शब्द के ऊपर अपनी जान भी दे सकते थे विदाउट एनी हेजिटेशन। इसी के साथ जो लू फैंग होता है एकदम से उसे फील होता है कि जो टाइम एंड स्पेस है वो उसके अराउंड काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट कर रहा है और इस वक्त वो 8th फ्लोर से टेलीपोर्ट हो चुका है, मतलब 7th फ्लोर से वो 8th फ्लोर के ऊपर आ चुका है। और जब वो 8th फ्लोर के ऊपर आया था उसे ऐसा लग रहा था कि वो 7th फ्लोर के जितने भी सीन्स है वो धीरे धीरे करके ब्लर हो चुके थे, मतलब अभी भी उसको काफ़ी कुछ याद था लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत उसकी मेमोरीज इरेज हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जो 7th फ्लोर था उसके ऊपर इंडीड काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई उसे अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए विल पावर के अंदर। अगर एंड मोमेंट पे ऊपर अगर मे बी वो अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता तो शायद से वो वहीं पे रह जाता। और अभी जितना उसने ब्रेक थ्रू किया उसकी मदद से उसे लग रहा है कि उसकी जो विल पावर है वो ऑलरेडी टॉप टायर ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल तक पहुंच चुकी है, मतलब वो ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस की लिमिट लेवल के काफ़ी ज़्यादा करीब है। इसी के साथ वो कहता है कि उसके पास कुल मिला के अभी 6 वॉल्यूम्स है और इन 6 वॉल्यूम्स के अंदर जो बस फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स है डुओंग मी के वो ट्रू गॉड लेवल तक के वॉरियर्स के लिए सूटेबल है प्रैक्टिस करने के लिए, और बाकी के ये जो 6 वॉल्यूम्स है गोल्डन आई टेक्निक के इसे फिनिश करने के लिए शायद से उसे काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि लू फैंग को अभी डोंगडोंग रिवर के इनहेरिटेंस को भी फिनिश करना था।
उसके बाद भी जो लू फेंग था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इस गोल्डन आई टेक्निक के लिए, क्योंकि इवन जो डुओंगडोंग रिवर है उनके पास भी ऐसी कोई पावरफुल टेक्निक नहीं थी गोल्डन आई टेक्निक नाम की। इसका मतलब ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है, ये जो जिन ओनर है, इसके पास ज़रूर ये जो गोल्डन आई टेक्निक है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक होगी और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की होगी। अभी बस बात ये थी कि ये जो लास्ट चैलेंज है जो कि उसका 8 फ्लोर के ऊपर होने वाला है, इस फ्लोर के ऊपर उसका क्या होने वाला है, क्योंकि 8 फ्लोर के चैलेंज को मे बी अगर वो ख़त्म कर देता है तो 9th फ्लोर के ऊपर कोई चैलेंज नहीं होगा। इसी के साथ जैसे लू फेंग अपने सामने वाले तरफ देखता है, वो एक तरीके से एक पूरे के पूरे खाली स्पेस के अंदर था और उसकी ठीक आंखों के सामने एक छोटा सा स्मॉल लैंड फॉर्म था, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा जो कि वास्ट स्पेस के अंदर फ्लोट कर रहा था। लू फेंग उस टुकड़े की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाता है। वैसे तो लू फेंग को कुल मिला के 100 स्टेप्स की दूरी के ऊपर ही था वो जो लैंड का टुकड़ा था, लेकिन स्टिल उसके बाद भी लू फेंग को वहाँ पे पहुँचने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग गया था। देखने से लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा करीब है, लेकिन उसके बाद भी उसे काफ़ी लंबा टाइम लगा। और साथ ही साथ लू फेंग को एक और चीज़ पता चली कि यहाँ पे एक जो टाइम एंड स्पेस है वो पूरी तरीके से सप्रेस्ड है। इसका मतलब लू फेंग यहाँ पे कोई भी टेलीपोर्टेशन नहीं कर सकता था। लू फेंग जानता था ये जो वूकी टावर है इसके अंदर ज़रूर काफ़ी बड़ा कोई सीक्रेट है, और जो सीलिंग टास्क है या फिर ये जो सील टाइटल है ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, क्योंकि अभी तक पूरे के पूरे एंडलेस टाइम के अंदर कोई भी इस टास्क को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया है। सो इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं पता कि 9th फ्लोर के ऊपर क्या होगा, या फिर ये जो 8th फ्लोर है इसके ऊपर भी किस तरीके के टास्क होंगे। इसी के साथ लू फेंग एक लंबी सांस लेता है और वो सोचता है चाहे वो कोई भी सीक्रेट क्यों ना हो, वो कुछ ही टाइम के अंदर रिवील होने वाला है, क्योंकि लू फेंग और उस सीक्रेट के बीच में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्टेंस बाकी नहीं रह गया था। फाइनली कुछ ही टाइम के बाद जो लू फेंग होता है वो उस छोटे से आइलैंड के ऊपर पहुंच जाता है। उस डेसोलेट आइलैंड के ऊपर पहुंचने के बाद जब लू फेंग अपने कदमों के नीचे दिखता है तो उसकी ज़मीन के ऊपर काफ़ी सारे एशियन कैरेक्टर्स लिखे हुए थे। जब लू फेंग उन एशियन कैरेक्टर्स की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अमेज रह जाता है। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है कि तुम्हें अपने आसपास के स्पेस को ऑब्जर्व करना है, और अपने आसपास की स्पेस को ऑब्जर्व करते हुए तुम्हें कोई भी एक टेक्निक को लर्न करना है। अगर तुम सक्सीड होते हो तो तुम 9th लेवल के ऊपर चले जाओगे वूकी टावर के ऊपर, और अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हारी जितनी भी मेमोरीज है 8 लेवल की वूकी टावर की वो सारी मेमोरीज फिनिश मतलब रिमूव कर दी जाएगी। इसी के बाद जैसे लू फेंग अपने सामने देखता है तो उसके सामने इतने सारे कैरेक्टर्स थे, और ये जो कैरेक्टर्स थे इन कैरेक्टर्स की कोई भी मतलब स्टार्टिंग नहीं थी और ना ही कोई भी एंडिंग थी। ये कैरेक्टर्स के अंदर इवन एक कॉमा भी नहीं था, मतलब ये वर्ड्स भी नहीं लिखे हुए थे, बस ABCDEFG ऐसे करके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए थे यहाँ पे। कैरेक्टर्स को देखते हुए लू फेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये जो कैरेक्टर्स है, ये जो टेक्निक है, इसका स्टार्टिंग का इसका एंड कहाँ पे है, उसे कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। लू फेंग इस वक्त ये सोच रहा था कि इतने सारे कैरेक्टर्स को वो किस तरीके से ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर लू फेंग ने इन सारी चीज़ों को ग्रुप के अंदर डिवाइड नहीं किया तो इन सारी चीज़ों को शायद से वो कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे कभी यही पता नहीं चलेगा कि उसको पढ़ना क्या, उसे स्टार्ट क्या करना है, उसका एंड कहाँ पे हो रहा है। इसी के साथ जो लू फेंग था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, और कुछ ही टाइम के अंदर 9 दिनों का वक्त जो था वो ऑलरेडी पास हो चुका था, लेकिन अभी तक जो लू फेंग था वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि उसे क्या करना है, उसे कैसे इस सारी चीज़ों को कल्टिवेट करना है। लू फेंग बस अपने आसपास उन सारे वर्ड्स को देख रहा था। वो सारे जो वर्ड्स थे वो तारों के तरह थे, जो कि काफ़ी पूरी तरीके से पूरे आसमान के अंदर फैले हुए थे, और ये जो वर्ड्स थे मतलब ये सारे से लेटर्स थे ये अपने आप में कुछ पैटर्न्स में भी बना रहे हो, ऐसा ये सारी चीज़ें लू फेंग सोच रहा होता है। इसी के साथ फाइनली बहुत टाइम ऐसे ही बीतता रहता है, और फाइनली जो लू फेंग होता है वो इन सारे वर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखने लग जाता है। इनके अंदर से बस कुछ लाइट्स निकल रही थी, और जो लाइट्स थी ये कुछ स्क्रोल्स के फॉर्म के अंदर थी। फाइनली लू फेंग इन सारी चीज़ों को देखते ही रहता है, उसको कोई भी नई चीज़ देखने के लिए नहीं मिल रही थी। और एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि लू फेंग की जो कॉन्शियसनेस होती है एकदम से इन स्क्रोल के अंदर खींची चली जाती है। उसकी जो वर्चुअल मतलब एक तरीके से जो उसकी सोल थी वो इन लेटर्स के अंदर जा चुकी थी। उस लेटर्स के अंदर जैसे उसकी सोल जाती है, उसकी आत्मा जैसी अंदर एंटर करती है, वहाँ पे उसे और भी काफ़ी सारे लेटर्स देखने के लिए मिल सकते थे। ये सारे के सारे जो लेटर्स थे वो एक रिदम के अंदर मूव कर रहे थे। जब लू फेंग इन सारे लेटर्स को देखता है तब, और वहीं पे साथ ही साथ हम लोग को दूर एक ब्लैक कलर का फिगर देखने के लिए मिलता है। ये जो ब्लडी सा फिगर था जब ये लू फेंग को दिखता है तो ये कहता है ये दूसरा बंदा है। जो पहला बंदा यहाँ पे आया था उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो तभी हार मान चुकी थी जब वो वर्ल्ड ऑफ स्क्रोल के अंदर एंटर किया था। देखते हैं कि ये बंदा कब तक टिक पाता है। वो जो फिगर होता है वो सोचने लग जाता है कि मे बी ये जो बंदा ये काश कि सक्सीड हो जाए। तभी वो सोचता है कि ये जो इंसान है
एक्चुअल में हो सकता है कि ये जो मैंने टास्क यहाँ पे रखा है ये मे बी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो, और जो भी मैंने यहाँ पे कंडीशंस रखी है वो काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो, क्योंकि कभी भी इतना ज़्यादा भयानक जीनियस कोई कैसे पैदा हो सकता है। आज तक इतना लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन इतने बड़े बड़े पावरफुल पावरफुल जीनियस होने के बावजूद वो कभी इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाए। मे बी ये जो मैंने जितने भी टास्क रखे हुए हैं, या फिर ये जो मैंने जो भी कंडीशंस रखी हुई है, ये शायद से कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम कंडीशंस है, और इतना कोई जीनियस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल जीनियस शायद से आज तक इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। इस वक्त इसे अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि उसने क्यों इतना ज़्यादा हार्ड टास्क इसे बनाया है, लेकिन फिर वो सोचता है लेकिन अभी मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ, और मैं अभी इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा बस अभी एक फ़र्ज़ बनता है कि जो भी लोग यहाँ पे आते रहेंगे, मैं उन लोगों से ये टास्क कंप्लीट करवाने की पूरी पूरी गुंजाइश रखूँ। वैसे भी वो सोचता है कि मे बी हो सकता है कि कोई मैरेकल हो जाए, क्योंकि गाइस मैरेकल होना कोई कॉमन सी बात तो नहीं होती, लेकिन स्टिल हो जाता है। मतलब लाखों में से एक बार मैरेकल तो होता ही होता है, और इसी तरीके से वो भी सोच रहा था कि कोई चमत्कार हो जाए और ये जो बंदा है ये इस टास्क को कंप्लीट कर ले। और वैसे भी ये जो लू फैंग ये काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि इसकी जो सोल है वो ऑलरेडी डीप रूटेड मैनर के अंदर इस स्क्रोल्स के अंदर एंटर कर चुकी है। देखते हैं कि वर्ल्ड ऑफ स्क्रोल के अंदर कितना टाइम तक रह पाता है। सीए इस वर्ल्ड ऑफ स्क्रोल की वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर एंटर किया था, उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें थी वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। उसके सामने एक टावरिंग पैलेस भी उसको देखने के लिए मिल सकता था, जिसके अंदर से पेंट प्रॉपर लाइट निकल रही थी, और जो पैलेस था ये काफ़ी ज़्यादा हाइट के अंदर बनाया गया था, जो कि एक हाई माउंटेन के ऊपर था। लू फेंग पहली नज़र में इस पैलेस को देख सकता था, ये इतना ज़्यादा बड़ा था। और ये जो टावर के अंदर से आने वाला फोर्स है, उसी फोर्स के थ्रू लू फेंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सप्रेशन फील कर रहा था अपने ऊपर। जब लू फेंग पीछे की तरफ मुड़ के दिखता है तो उसे वास्ट माउंटेन रेंज के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। लू फेंग इस वक्त यही सोच रहा था कि वो किस जगह पे है और उसे कहाँ पे जाना है। ये जो कैरेक्टर्स है जो कि वाइट स्पेस के अंदर कुछ टाइम पहले इतना ज़्यादा घूम रहे थे, वो एक्चुअल में उसे ये कहाँ पे लेके आया है। लू फेंग इस वक्त सोच रहा था कि ये जो प्लेस है ये कितनी ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकती है, और इस प्लेस के अंदर सर्वाइव करने के लिए क्या उसकी जो विल पावर है वो एलिजिबल है या नहीं, क्या वो ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। वो सोच रहा था कि वो जो कैरेक्टर्स है उसने पता नहीं कुछ अजीब सा स्क्रोल बनाया, और वो जो स्क्रोल है वो मेरी कॉन्शियसनेस को यहाँ पे खींच के लेके आया, और एकदम से लू फेंग को सामने की तरफ से एक कॉलिंग सी फील होती है। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसे सामने की तरफ से पुकार रहा है। लू फेंग उस आवाज़ को फॉलो करते हुए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाता है। ये जो आवाज़ थी ये उस टावर के अंदर से आ रही थी, उस टावर के पैलेस के डोर के अंदर से, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्पल लाइट भी बाहर आ रही थी। इसी के साथ कुछ ही टाइम के अंदर जो लू फेंग होता है उस टावर के एक बहुत बड़े हॉल के अंदर एंटर कर जाता है, और जब वहाँ पे एंटर करता है लू फेंग सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। वो अपने मन के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के कहने के ऊपर चल रहा है। जो भी चीज़ ये जगह इससे करवा रही थी वो सारे काम लू फेंग कर रहा था। लू फेंग आगे जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो कॉन्शियसनेस थी उसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल से इच्छा जागरूक हुई थी, एक अलग सी क्यूरियोसिटी जागरूक हुई थी कि उसे जाके देखना है कि उस टावर के अंदर क्या है, आखिर वो चीज़ क्या है जो कि उसको बुला रही है। और ये जो क्यूरियोसिटी है ये ज़बरदस्ती उसको खींच के उस टावर तक लेके आई थी। और ये जो हॉल था ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इस हॉल के अंदर काफ़ी सारे पिलर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे, जिनके ऊपर काफ़ी सारी एंग्रेविंग्स बनी हुई थी। और ये जो एंग्रेविंग्स थी हर एक एंग्रेविंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ऑपरेसिव फोर्स भी बाहर देखने के लिए मिल सकता था। लू फेंग काफ़ी अच्छी तरीके से इन सारे पिलर्स को भी स्टडी करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे वो कुछ भी कर ले वो इसके बाद भी इन सारे पिलर्स को स्टडी नहीं कर पाता। उसे सब कुछ ब्लरी नजर आ रहा था। इवन जिस जमीन के ऊपर लू फेंग खड़ा था उसके ऊपर भी काफ़ी सारी एंग्रेविंग्स बनी हुई थी। एकदम से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो हॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हिलने लग जाता है, और वो पूरी तरीके से एक पर्पल कलर की लाइट से भर जाता है। अचानक से वहाँ पे हम लोग को एक बीस्ट देखने के लिए मिलता है। जब लू फेंग उस बीस्ट की तरफ देखता है तो वो फट जाता है लू फेंग की पूरी तरीके से। तभी वो जो बीस्ट होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है कि मैं यहाँ का बीस्ट हूँ। एक्चुअल में मैं अपने आप में एक सीक्रेट टेक्निक हूँ। लू फेंग जब ये चीज़ समझता है कि जो बीस्ट है ये एक्चुअल में एक सीक्रेट टेक्निक है, तो लू फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने कोई भी ऐसी कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं देखी थी जो कि एक बीस्ट के फॉर्म में हो। फिर लू फेंग सोचता है कि इवन अगर वेपन्स के अंदर भी उनकी स्पिरिट हो सकती है तो सीक्रेट टेक्निक्स के अंदर उनकी स्पिरिट क्यों नहीं हो सकती। इसी के साथ वो पर्पल हॉर्न बीस्ट की तरफ आगे देखने लग जाता है। लेकिन जहाँ तक कि लू फेंग ने डुओनोंग इनहेरिटेंस के अंदर थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल किया था, उस नॉलेज के हिसाब से जो भी स्क्रोल वगैरह होता है और जो भी सीक्रेट टेक्निक होती है जिसकी कोई स्पिरिट होती है
वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सीक्रेट टेक्निक होती है, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक टाइप की होती है। और ऐसे टाइप की जो टेक्निक्स होती है उनको क्रिएट करने वाला जो बंदा होता है वो भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होता, और ऐसी टेक्निक जल्दी क्रिएट भी नहीं होती। ये काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ें होती है। इवन इन एशियन टाइम्स, इवन जो डुआंगडोंग रिवर के इनहेरिटेंट थे, पुराने इनहेरिटेंट जो उसके अंदर एंसेस्टर्स थे, उन लोगों को भी कुछ 2 से 3 बार ऐसे मौके मिले थे जब उनके सामने कुछ इस तरीके की सीक्रेट टेक्निक की स्पिरिट आई थी। लेकिन वो जो स्पिरिट है उन्होंने उनको भी अपना मास्टर रिकॉग्नाइज़ नहीं करा था। तो आज लू फैंग जो कि बस एक इनहेरिटेंट है, मतलब एक सोल्जर है डोंगडोंग रिवर का, क्या वो इस स्पिरिट ऑफ सीक्रेट टेक्निक को, क्या वो इस चीज़ को समझ पाएगा? क्या ये जो टेक्निक है ये उसको मास्टर रिकॉग्नाइज़ करा पाएगी? इन सब चीज़ों के बारे में लू फैंग सोच रहा होता है, क्योंकि इवन थॉट अगर वो इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर पाता तो उसके पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सके। वो इस चीज़ का कुछ भी नहीं कर सकता। इवन ऐसा भी हो सकता था कि ये जो स्पिरिट है ये लू फेंग को ख़त्म कर दे। लेकिन इस वक्त लू फेंग बस एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था कि एग्जैक्टली एक इस तरीके की सीक्रेट टेक्निक है जिसके अंदर सच्ची में एक सीक्रेट टेक्निक की, मतलब एक सीक्रेट बीस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्पिरिट की रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ वो जो बीस्ट होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम इस वर्ल्ड ऑफ स्कूल के अंदर आए हो तो तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा तगड़ी और सॉलिड फाउंडेशन होगी, लेकिन इस सीक्रेट टेक्निक को तुम अटेन कर पाते हो, मतलब इस सीक्रेट टेक्निक को तुम पा पाते हो या नहीं पा पाते, ये टोटली तुम्हारी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखो ध्यान से, कुछ टाइम के अंदर वो जो बीस्ट होता है उसके मुंह से 4 बीम ऑफ लाइट निकलती है, और जो 4 बीम ऑफ लाइट होती है ये सडनली लू फेंग को तीनों तरफ से कवर कर लेती है। सबसे पहले लू फेंग एक ट्राइंगल के अंदर खड़ा हो जाता है, जो 3 बीम्स होती है ये पिलर फॉर्म कर लेती है, और एक बीम ठीक लू फेंग के सर के ऊपर थी। ये जो 3 बीम्स थी, मतलब ये जो 3 बड़े बड़े पिलर्स बने हुए थे, इन पिलर्स के ऊपर काफ़ी सारे वर्ड्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे, और ये जो वर्ड्स है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रोटेट कर रहे थे। लू फेंग उन सारे वर्ड्स को देखने लग जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर थे, बस उसके सर के ऊपर वाला जो पिलर था वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर सा दिखाई दे रहा था। लू फेंग कुछ ही टाइम के अंदर उन सारे पिलर्स के ऊपर जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं उन सब चीज़ों को पढ़ लेता है, जिसके बाद वो जो बीस्ट होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और उसे कहता है कि ये जो चीज़ है ये बस एक गाइड है, ये एक गाइड है इस सीक्रेट टेक्निक की। लू फेंग थोड़ा सा शॉक होता है इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद। तभी वो बीस्ट कहता है कि इस तरीके की जो सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं उनको सीखना कोई आसान बात नहीं होती। इवन एशियन सिविलाइजेशन के अंदर कोई भी एक ऐसा हायर ढूंढना या फिर कोई ऐसा इंसान ढूंढना जो कि इन सब चीज़ों को कॉम्प्रहेंड कर सके, वो लिटरली उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन स्टिल उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि एक बार कोई पर्सन इस चीज़ को पा लेता है तो उसके बाद कोई दूसरा पर्सन उसको मार के भी इस चीज़ को नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो चीज़ है ये टोटली उसके दिमाग के अंदर फिट होती है। इवन अगर उसको मारने के बाद अगर वो उसके दिमाग को, उसकी मेमोरीज को सर्च आउट करते हैं, उसके बाद भी वो इन सब चीज़ों को कभी भी कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकते। ये ठीक डुआंगडोंग इनहेरिटेंस की तरह था। जिस तरीके से अगर लू फेंग मर भी जाता है तो कोई दूसरा पर्सन लू फेंग से उसका डुआंगडोंग रिवर का इनहेरिटेंस नहीं ले सकता, क्योंकि जिस मोमेंट के ऊपर लू फेंग मरेगा उसी मोमेंट के ऊपर जो भी उसकी मेमोरीज है डुआंगडोंग रिवर की वो सारी इनहेरिट हो जाएगी पूरी तरीके से। सीक्रेट टेक्निक के बारे में थोड़ा सा और ढूंढता है डुआंगडोंग रिवर के इनहेरिटेंस के नॉलेज के अंदर, तो उसे एक चीज़ पता चलती है। वो सोचता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए इस सीक्रेट टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इस सीक्रेट टेक्निक को इतना आसानी से मास्टर कर लेता है तो शायद से ये जो सीक्रेट टेक्निक है ये किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि जितना उसने इस तरीके की सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, बहुत बड़े बड़े सूरमा भी इस सीक्रेट टेक्निक को कभी मास्टर नहीं कर पाए। उनके लिए भी ये चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी, इवन एशियन टाइम्स के अंदर भी। सो लू फेंग तो बस एक लॉ मास्टर है, मतलब एक यूनिवर्स मास्टर। अगर वो इतने आसानी से इस चीज़ को पूरी तरीके से कॉम्प्रहेंड कर लेता है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। अभी लू फेंग पूरी तरीके से समझ चुका था कि 8th फ्लोर के ऊपर एक्चुअल में उसे एक गाइड मिलेगी, एक सीक्रेट टेक्निक की। जब लू फेंग उस सीक्रेट टेक्निक को कॉम्प्रहेंड कर लेता है, मे बी उसके बाद जाके वो 9th लेवल के ऊपर जा पाएगा वुकी टावर के। इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो एक लंबी सांस लेता है और वो कहता है अभी चाहे कुछ भी हो जाए वो ऑलरेडी इस जगह तक पहुंच चुका है और उसके सामने बस एक लेवल की दूरी के ऊपर है, उसकी सक्सेस बस एक कदम की दूरी के ऊपर है। वो इतने आसानी से यहाँ पे हार नहीं मान सकता। इसलिए जो लू फेंग होता है वो एकदम से एक लंबी सांस के साथ सामने वाले जितने भी पिलर्स होते हैं उनकी तरफ देखने लग जाता है, और वो जो गाइड होती है सीक्रेट टेक्निक को उसको रीड करने लग जाता है। उसके अंदर लिखा होता है कि एक कल्टीवेटर इंडिविजुअली एक लॉ मास्टर होना चाहिए, या फिर उसका जो हाईएस्ट लेवल है वो एक ट्रू गॉड लेवल के ऊपर होना चाहिए, मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर तक। अगर उससे ज़्यादा कोई पावरफुल बंदा इस सीक्रेट टेक्निक को सीखने की कोशिश करता है तो लिटरली उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये मे बी पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा।
ये ठीक उसी तरीके की बात है जिस तरीके की जो टेस्ट है लू फेंग ने स्टार टावर के लिए दी थी। जब लू फेंग स्टार टावर के अंदर गया था शायद से जब वो एक अनडाइंग लेवल का वॉरियर था और उस चीज़ को बस एक अनडाइंग लेवल के वॉरियर ही पूरी तरीके से क्रॉस कर सकता था। क्योंकि जो हमारे जो माउंटेन सिटिंग गेस्ट थे उन्होंने भी लू फेंग को कहा था कि अगर एक नाइट लेवल का वॉरियर भी अगर यहाँ पे आता है मैक्स टू मैक्स एक नाइट लेवल का वॉरियर इस चीज़ को ये कर सकता था। लेकिन जितना कम किसी का कॉम्प्रहेंशन होगा उतना ही थोड़ा बहुत आसान उसके लिए होगा। लेकिन जितना ज़्यादा बंदा पावरफुल होगा उतना ही ज़्यादा मुश्किल उसके सामने ये जो लेवल्स होता है ये आ जाते हैं। तो एक बार अगर कोई बंदा यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के ज़्यादा ऊपर होगा तो उसके लिए टोटली ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल ही है। इसकी बस थोड़ी बड़ी चांसेस है जब बंदा सुप्रीम मास्टर हो तभी इस चीज़ को कॉम्प्रहेंड कर सकता है। और सबसे आसान ये लॉ मास्टर लेवल के ऊपर इसी के है। बाद जो लू फैंग होता है वो अपना सारा का सारा जो अटेंशन होता है वो एक स्क्रोल के ऊपर देने लग जाता है। उस स्क्रोल के ऊपर एक टेक्निक थी नायन टेक्निक। वैसे तो ये जो नायन टेक्निक थी के अंदर काफ़ी सारे इंग्रेविंग्स और काफ़ी सारे काउंटलेस कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल सकते थे। लेकिन फॉर्चुनेटली जो लू फैंग था उसकी जो मेमोरी पावर थी वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबली हाई थी। लू फैंग ने जस्ट एक ही बार देखते इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से मेमोराइज कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी जो लू फैंग था वो इस मटेरियल टेक्निक को काफ़ी अच्छी तरीके से और समझना चाहता था। क्योंकि जितनी अच्छी उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छा वो इस टेक्निक को आगे की तरफ प्रैक्टिस कर सकता है। इसी के साथ वो जो पर्पल हॉर्न बीस्ट होता है वो लू फैंग से कहता है कि ये जो नायन टेक्निक है ये सच्ची में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग टाइप की टेक्निक है। सिंस मेरे मास्टर ने मुझे बनाया था तब से काफ़ी सारे काउंटलेस पियरलेस टैलेंट ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की, लेकिन आज तक कोई भी सक्सीड नहीं हो पाया। जब लू फेंग ये सोचता है तो थोड़ा सा शॉक होता है। फिर वो सोचता है कि ये बंदा ज़रूर फेंक रहा है क्योंकि ये जो काउंटलेस पियरलेस टैलेंट है उनमें से 90% लोग तो 8 लेवल तक आ ही नहीं पाए होंगे। तो ये इतने सारे लोगों को कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकता है। और फिर वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि रही बात तुम्हारी तो तुम्हें देख के मुझे लगता है कि तुम तो पक्का फेल होने ही वाले हो। इसके बाद भी लू फेंग इन सारी बातों को सुन के अनसुना कर देता है और अपना जितना भी कंसंट्रेशन और अटेंशन होता है वो उन सारे पिक्चर्स को एनालाइज करने में लगा देता है। कुछ ही टाइम के अंदर जो लू फेंग होता है वो सारा का सारा प्रोसीजर समझ जाता है। प्रोसीजर को समझने के बाद वो इंस्टेंटली अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता है। वो जो पर्पल हॉर्न बीस्ट था वो थोड़ा सा शॉक होता है लू फेंग को देखते हुए क्योंकि लू फेंग ने उसके जो नेगेटिव वर्ड्स था उनका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था और उसने डायरेक्टली अपना जो प्रैक्टिस होता है वो डायरेक्टली स्टार्ट कर लिया था। वो कहता है कि इस बंदे ने ठीक इसी तरीके से स्टार्ट कर दिया और इसने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन स्टिल मुझे लगता है ये बंदा एट द एंड फेल होने ही वाला है। इसी के बाद वो जो बीस्ट होता है वो ज़मीन के ऊपर बैठ जाता है और वो इस वक्त लू फेंग के साइड में ही बैठा था। वो वेट कर रहा था कि कब लू फेंग इस चीज़ के अंदर फेल होगा। एक बार लू फेंग फेल हो जाए उसके बाद वो लू फेंग को यहाँ से फेंक देगा बाहर निकाल के। इसी के साथ जैसे ही लू फेंग अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है उसकी पूरी की पूरी एंटायर बॉडी उस ट्रेनिंग के अंदर एकदम से विलुप्त हो जाती है। इस वक्त लू फेंग की अर्थलिंग ओरिजिनल बॉडी, गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी, मोशा बॉडी और रिमोट ओशन बॉडी सारी की सारी बॉडीज एक साथ काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रही थी। इसी के साथ जो लू फेंग की जो रिमोट ओशन बॉडी थी जो कि प्राइमल यूनिवर्स के अंदर थी उसकी रिमोट ओशन बॉडी के अंदर अचानक से हम लोगों को कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल सकते थे। एकदम से उसकी जो रिमोट ओशन थी उसके अंदर जगह जगह से काफ़ी सारी वाइट लाइट बाहर आना स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि पूरे के पूरे एंटायर ओशन को एकदम से एक ग्लोइंग इफेक्ट दे रही थी। और ये जो वाइट लाइट थी इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोगों को एक माइंड शॉक देखने के लिए मिल सकता था। वैसे तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था लेकिन स्टिल ये जो मेंटल शॉक था ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये एक आराम से एक अनडाइंग वॉरियर को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे सकता था। और काफ़ी सारे जो अनडाइंग फाइटर्स और सेक्टर लॉर्ड्स होते हैं वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुके थे और उनका दिमाग हिल चुका था जब वो लू फेंग के रिमोट ओशन को क्रॉस करते थे। तो कोई भी अभी लू फेंग के रिमोट ओशन के अंदर रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सब यहाँ से जाने लग गए थे। रिमोट ओशन काफ़ी ज़्यादा वास्ट था और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस थी पूरी के पूरे प्राइमल सीक्रेट रीजन की, इसलिए काफ़ी सारे जो यूनिवर्स मास्टर होते हैं होंग अलायंस के वो सारे इस जगह पे गैदर होना स्टार्ट हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये जो विल पावर शॉक है ये आखिर आ कहाँ से रहा है इस एंडलेस रिमोट ओशन के अंदर। ये सारे के सारे यूनिवर्स मास्टर आपस में बात कर रहे थे कि रिमोट ओशन बॉडी को क्या हो चुका है मिल्की वे और लीडर की, ये वाइट लाइट आखिरकार आ कहाँ से रही है और ये जो विल पावर शॉक है ये इतना ज़्यादा भयानक किए हुआ है इवन एक यूनिवर्स नाइट लेवल का वॉरियर भी इसके सामने नहीं टिक पा रहा है। कहते हैं कि धीरे धीरे करके जो विल पावर शॉक है इतना ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है कि इवन अभी मुझे भी प्रेशर फील होना स्टार्ट हो चुका है। वहीं पे हम लोगों को आइस माउंटेन मास्टर भी देखने के लिए मिल सकता था। वो एक दूसरे यूनिवर्स मास्टर से पूछता है क्या तुम्हें पता है ये विल पावर शॉक आ कहाँ से रहा है। वो बंदा कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता,
मैं भी यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही आया हूँ। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए ये भी मिल सकता था कि जो आइस माउंटेन मास्टर था वो ऑलरेडी कुछ एशियन सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन और गाइडलाइंस जो कि लू फैंग ने भिजवाई थी, उन सब चीज़ों के कारण ऑलरेडी वो लेवल 5 तक पहुँच चुका था। और लू फैंग की जो गोल्डी पावर बर्निंग टेक्निक्स थी उसके मदद से ऑलरेडी इसकी जो पावर थी वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। सब लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि हर साइड हम लोगों को एक वाइट लाइट देखने के लिए मिल सकती थी जिसने पूरे के पूरे रिमोट ओशन को रोशनदान बना के रखा था। इसी के साथ वो लोग बस स्पेकुलेट कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि मे भी हो सकता है कि ये जो मिल्की वे हॉर्डर लीडर है इसने वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर कोई पावरफुल सीक्रेट टेक्निक ढूंढ ली होगी जिसको वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, और उसको प्रैक्टिस करने की वजह से इसकी जो एंडलेस रिमोट ओशन है उसके अंदर से इतनी सारी भयानक पावर्स बाहर आ रही है। इवन प्राइमल जॉसिटी लीडर भी वहीं पे थे, और जैसे ही प्राइमल जॉसिटी लीडर वहाँ पे आते हैं वहाँ पे जितने भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर और यूनिवर्स मास्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ उन्हें बो करता है। जिसके बाद प्राइमल जॉसिटी लीडर गुस्से में बोलता है कि सब लोग यहाँ से चले जाओ, जो भी अनकॉन्शियस हो चुके हैं या फिर जो भी बेहोश हो चुके हैं उनको यहाँ से ले जाया जाए, और इसके साथ साथ जितने भी लोग हैं आज के बाद कोई भी रिमोट ओशन के अंदर एंटर नहीं करेगा। इसी के बाद जो 8 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स होता है वो हाँ के अंदर मुंडी हिलाते हैं, और इसके बाद वो अरेंजमेंट्स करने के लिए चले जाता है। वो इस न्यूज़ को फैलाने चले जाते हैं कि आज के बाद कोई भी रिमोट ओशन के अंदर एंटर नहीं कर सकता जब तक कोई दूसरा ऑर्डर ना आए। जो सिटी लीडर इस वक्त उस एंडलेस रिमोट ओशन की तरफ देख रहे थे वो थोड़े से हमें चिंतित देखने के लिए मिल सकते थे, लेकिन इमिडिएटली वो अपनी चिंता को छुपा लेते हैं और वो मन ही मन कहता है कि लू फैंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम कहाँ पे हो? अगर तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे जल्दी रिप्लाई करो, काफ़ी टाइम हो गया है कि तुमने मेरे से बात नहीं की, और ये तुम्हारा ये जो विल पावर शॉक है ये आखिर आ कहाँ से रहा है। प्राइमल सीक्रेट रीजन एक अकेली जगह नहीं थी जो कि इफेक्ट हुई थी। इवन थॉट जो मिल्की वे होली लैंड उसके अंदर भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माइंड शॉक देखने के लिए मिल सकते थे। भाई इस वक्त लू फैंग हम लोगों को 8th फ्लोर की वुकी टावर के ऊपर देखने के लिए मिल सकता था वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर, जहाँ पे वो एक आइलैंड के ऊपर जो कि फ्लोट कर रहा था उसके अंदर क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था विदाउट मूविंग अ सिंगल मसल, मतलब एक भी उसकी बॉडी की कोई भी मसल मूव नहीं कर रही थी। वही लू फैंग के बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माइंड शॉक भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था, और साथ ही साथ उसकी पूरी बॉडी के अंदर से वाइट कलर की लाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्लो कर रही थी। इवन टाउट उसकी पूरी जो बॉडी थी उसकी जो पूरी की पूरी गोल्डी पावर्स थी उन सब के ऊपर हम लोगों को काफ़ी सारे वाइट कलर के एंग्रेविंग्स देखने के लिए मिल सकते थे। काफ़ी सारी वाइट कलर के पिक्चर्स और टैटूज उसकी पूरी बॉडी के ऊपर छप चुके थे। एक्चुअल में ये एक अल्टीमेट टेस्ट था सोल के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ थी, मतलब ये बेसिक चीज़ है। और इसी के साथ जो लू फैंग का माइंड था वो नेचुरली पूरी तरीके से उसने गोल्डी बॉडी के ऊपर फोकस था। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक ग्रेट बीइंग जो होते हैं उनकी जो विल पावर होती है उनका उनके बॉडी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, मतलब उनकी बॉडी एक अलग चीज़ होती है और उनकी विल पावर एक अलग चीज़ होती है। लेकिन लू फैंग के लिए ऐसी चीज़ नहीं है। लू फैंग की जो विल पावर है वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी को पेनिट्रेट कर चुकी थी। तो एक तरीके से अगर लू फैंग मर भी जाता है, मतलब नॉर्मली अगर एक ग्रेट बीइंग मर जाता है तो उसके मरने के बाद जैसे उसकी जो बॉडी मरती है उसके बाद उसकी बॉडी कोई दूसरा विल पावर शॉक प्रोड्यूस नहीं कर सकती। लेकिन लू फैंग के केस में ऐसा था, अगर लू फैंग मर भी जाते हो तो उसके बॉडी के अंदर से इतना ज़्यादा पावरफुल विल पावर शॉक आएगा कि शायद से कोई भी उसके करीब नहीं जा पाएगा। और इसी चीज़ों के बाद जो लू फैंग था वो अपने विल पावर टेक्निक्स को क्रिएट करने वाला था, मतलब प्रैक्टिस करने वाला था। ये सारी जो मेन चीज़ें होती है ये सारी फाउंडेशन लेवल के ऊपर होती है। अगर एक बार लू फैंग इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेता है उसके बाद लू फैंग का जो विल पावर होगा और विल पावर टेक्निक्स होंगी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि अगर इवन लू फैंग कभी किसी दिन मर भी जाता है तो इवन लू फैंग का जो ब्लड का ड्रॉप है या फिर उसके बाल, उसके हेयर, उसके टूथ या फिर उसके दांत, इन सब चीज़ों के अंदर से भी इतना ज़्यादा पावरफुल विल पावर शॉक प्रोड्यूस किया जा सकता है कि आप सोच नहीं सकते। जिस तरीके से लू फैंग के विंग्स के ऊपर रेड कलर का ब्लड ड्रॉप था जिसके थ्रू लू फैंग ने एक मेंटल शॉक मशीन क्रिएट की थी, उसी तरीके से फ्यूचर के अंदर में भी हो सकता है कि लू फैंग की जो बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, उसका विल पावर इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि इवन उसके ब्लड से भी इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ों को क्रिएट किया जा सके। इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कुछ 900 साल से भी ज़्यादा का टाइम बीत जाता है और फाइनली लू फैंग की बॉडी के ऊपर जो व्हाइट कलर की लाइट शाइन कर रही थी वो फाइनली ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाती है। और इस वक्त लू फैंग के बॉडी से निकलने वाला जो विल पावर शॉक था वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था। वो पहले के कंपैरिजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। वही लू फैंग की जो रिमोट ओशन बॉडी थी उसके अंदर से भी निकलने वाली लाइट अभी वाइट से ब्लू हो चुकी थी, और काफ़ी सारे यूनिवर्स मास्टर्स को भी अभी काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन सी मचने लग गई थी। उनको भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी इस माइंड शॉक को सहने के लिए। वही यूनिवर्स मास्टर जिनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है वो इस चीज़ को आसानी से सह पा रहे थे। वही जो प्राइमल जॉसिटी लीडर थे वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उनको समझ नहीं आ रहा था
कि इस तरीके से जो विल पावर शॉक है ये इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों होते जा रहा है। वही शिनचैन जो था हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि 8 फ्लोर के वुकी टावर के अंदर बैठा हुआ था। वहीं पे हम लोगों को एक डार्क एरिया के अंदर एक काली सा धुआं सा टाइप में कुछ देखने के लिए मिल सकता था। वहीं पे एक आदमी, एक अजीब सा आदमी देखने के लिए मिल सकता था जिसने काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस टाइप के कपड़े पहन के रखे थे और एक रॉयल कलर की कैप पहनी हुई थी। वो लू फैंग की तरफ देखता है, वो देखते हुए उसे कहता है ये बंदा ये ऑलरेडी फेज 2 के अंदर एंटर कर चुका है और साथ ही साथ इस बंदे की विल पावर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, उसके फेस के ऊपर एक स्माइल थी। वो बंदा कहता है ये बंदा ये एक टैलेंट है जो कि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर बॉर्न हुआ है। क्या ये सच्ची में वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर बॉर्न हुआ है? इवन मैंने ये चीज़ कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। काफ़ी सारे पीयरलेस टैलेंट इन सारी पिक्चर्स के अंदर एंटर करते हैं लेकिन काफ़ी कम है जो कि फेज़ 2 के अंदर एंटर कर पाया। क्या ये सक्सीड हो पाएगा? इससे सक्सीड होना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ वो जो बीइंग था वो भी काफ़ी ज़्यादा वरीड लग रहा था लो फैंग के लिए। वो कहीं ना कहीं चाहता था कि जो लो फैंग है वो इस टास्क के अंदर पास हो जाए। लोगों को वर्ल्ड ऑफ स्क्रोल दिखाया जाता है। वो उस वर्ल्ड ऑफ स्क्रोल के अंदर जहाँ पे लो फैंग क्रॉस लेग करके बैठा था और लो फैंग के साइड के अंदर वो जो स्ट्रेंज बीस्ट बैठा होता है वो एकदम से अपनी मुंडी उठाता है जो कि इतने टाइम से ज़मीन के ऊपर लोटपोट कर रहा था और लेटा हुआ था। वो एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है और वो लो फैंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा शौक के साथ देखता है क्योंकि लो फैंग ऑलरेडी फेज़ 2 के अंदर एंटर कर चुका था। वो कहता है कि नागिन टेक्निक के अंदर कुल मिला के 3 फेजेस है और ये बंदा आखिर आया कहाँ से है। काफ़ी कम टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि फेज़ 2 के अंदर एंटर कर पाते हैं। काफ़ी सारे काफ़ी ज़्यादा इनविंसिबल, वैल्यूएबल और इनहेरिटेंस वाले लोग जिनकी बर्थ से वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन सा होता है फेज़ 2 के अंदर एंटर करना। मतलब आज तक जितने भी लोग फेज़ 2 के अंदर एंटर किए उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% से भी कम है। तो ये बच्चा आखिर आया कहाँ से है और इसके अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल टैलेंट कहाँ से आया? क्या ये सुप्रीम टैलेंट जिन गोल्डी किंग के द्वारा कल्टीवेट किया गया है? इसी के साथ जो लू फैंग था उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये चीज़ कब खत्म होगी। वैसे तो लू फैंग को पता था कि ये जो नाइन टेक्निक है इसके कुल मिला के 3 फेजेस है। जब से उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, फर्स्ट फेज जो था वो लू फैंग के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान था, लेकिन जब से उसने सेकंड फेज को स्टार्ट किया था उसके बॉडी के एक एक इम्प्रिंट के अंदर इतना ज़्यादा वर्स्ट टॉर्चर वाला पेन हो रहा था उसको कि ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर कोई काफ़ी सारी सुई चुभा रहा हो और चुभाने के बाद उसे जला दे रहा हो आग से। मतलब इतना ज़्यादा बुरी तरीके से उसको पेन हो रहा था और उसकी जो ब्लड की ड्रॉप्स थी वो लगातार उसकी बॉडी से टपक रही थी। ये उतना ही पेनफुल था जितना लू फैंग को स्टार्ट आवर के टाइम पेन हुआ था, लेकिन ऑलरेडी जो लू फैंग था उसकी विल पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और स्टार्ट आवर के टाइम ऑलरेडी जो लू फैंग था वो इन सारे दर्द को भी सह चुका था। तो उस दर्द के अंदर और इस दर्द के अंदर अभी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। तो उसके उस टाइम के कंपैरिजन के अंदर अभी के टाइम के अंदर जो लू फैंग की विल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, इसलिए जो लू फैंग था वो अभी भी इस पेन को काफ़ी आसानी से मतलब सह पा रहा था ठीक ठाक। और अगर लू फैंग की जो लाइफ इम्प्रिंट है अगर ये इस पेन को बियर नहीं कर पाई तो ऑटोमेटिकली वो क्रैक हो जाएगी और जैसे ही वो क्रैक होगी इसी के बाद जो लू फैंग है वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है नायन टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब ये एक लाइफ एंड डेथ अपॉर्चुनिटी टाइप का कुछ। इसी के साथ वो जो बीस्ट होता है वो लू फैंग की तरफ लगातार देखते हुए ये भी बोलता है कि ये ऑलरेडी ये बंदा क्योंकि फेज 2 के अंदर एंटर कर चुका है और अगर ये फेज 3 के अंदर एंटर कर जाता है जो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि बस गोल्डी किंग ही थे जो कि फेज 3 के अंदर एंटर कर पाए थे और फेज 3 को कंप्लीट कर पाए थे पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑफ जेन के अंदर। और इवन टॉट फेज 3 को अंदर एंटर करने के बाद अगर ये बंदा मर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात होगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज आके मर जाएगा। लेकिन अगर ये फेज 3 को भी कंप्लीट कर लेता है तो ये हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग के बाद सेकंड पर्सन बन जाएगा जिसने इस टेस्ट को पास किया है। तो ये जो गोल्डन हॉर्न स्ट्रेंज बीस्ट था इसका बस एक ही मकसद था, इसे एक सूटेबल इनहेरिटेंट चूज करना था, क्योंकि अभी उसके ठीक सामने बैठा हुआ था। वो सोच रहा था अगर लू फैंग इस टेस्ट के अंदर पास हो जाता है तो डेफिनेटली इस बंदे के लिए अच्छा है, लेकिन अगर एक बार लू फैंग इस टेस्ट के अंदर पास हो जाता है तो ऑफकोर्स ये जो जितने भी चैलेंजेस है ये सब खत्म हो जाएंगे एक तरीके से। और जैसे ये सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे तो ये जो स्ट्रेंज बीस्ट है ये भी मर जाएगा, क्योंकि इसको क्रिएट ही इस चीज़ के लिए किया गया था कि ये एक सूटेबल इनहेरिटेंस को चूज़ करे, एक सूटेबल इनहेरिटेंस को ढूंढे। और एट द एंड अगर लू फैंग इस सारे टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो ऑटोमेटिकली इसकी सोल भी यहाँ से गायब हो जाएगी। लेकिन इसे इन सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं है क्योंकि एट द एंड बर्थ से इसका बस एक ही मकसद है, एक सूटेबल इनहेरिटेंस को चूज़ करना, एक सूटेबल इनहेरिटेंस को ढूंढना। इसी के साथ हम लोग को ब्लैक लाइट वाला एक बीइंग भी देखने के लिए मिल सकता था जो कि स्क्रोल के बाहर था और वो बाहर से लू फैंग को देख रहा था। वो कहता है तुम्हें फेज 3 के अंदर एंटर करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहता है कि आज तक बस 10 पीयरलेस टैलेंट ऐसे हैं जो कि
कि फेज़ 3 के अंदर एंटर कर पाया। गाइस ये 10 पीयरलेस टैलेंट एशियन टाइम से गिन के बोल रहा है ये बंदा, और मतलब पूरे एशियन टाइम से आज तक के बस 10 ही लोग हैं जो कि इस फेज़ 3 के अंदर एंटर कर पाए, और उसके अंदर से भी बस कुल मिला के 3 ही लोग हैं जो कि इन सब चीज़ों को सर्वाइव कर पाए, और बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मारे गए। फर्स्ट और सेकंड फेज़ जो है वो थोड़ा बहुत सेफ है, लेकिन जो फेज़ 3 है उसके अंदर बस 2 ही चीज़ें हो सकती है, एक तो पर्सन ज़िंदा हो सकता है, एक तो पर्सन मर जाएगा। मतलब अगर वो सक्सीड कर जाता है तो अच्छी बात है, वो ज़िंदा रहेगा, लेकिन अगर वो हार जाता है फेज़ 3 में जाने के बाद, या फिर वो इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाता, तो इसी के डेफिनेटली साथ उसका वो बंदा मरना तय कहता है, है फिर कि चाहे कोई पुराने कुछ भी टाइम के कर ले, अंदर उसे एशियन कोई नहीं बचा सिविलाइजेशन सकता। के अंदर इवन काफ़ी सारे ऐसे तरीके थे जिसके थ्रू इन लोगों को बचाया जा सके। इवन वो जो 3 लोगों की मैंने बात की थी जो कि इस फेज़ को ज़िंदा मतलब बच पाए थे गाइस, उन वो लोग भी इवन इस फेज़ के अंदर फेल हो चुके थे, क्योंकि आज तक ये जो चीज़ है इसको बस एक ही बंदा पास कर पाया हुआ है, हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्ड किंग। उसके अलावा जो बाकी के 3 लोग जो कि सर्वाइव कर पाए थे, वो बस कुछ टेक्निक्स के द्वारा सर्वाइव कर पाए थे, या फिर उनके मास्टर्स के द्वारा, जिन्होंने एशियन सिविलाइजेशंस के अंदर कुछ स्किल्स या फिर कुछ तरीकों के वजह से उन लोगों को बचा लिया था। लेकिन आज के टाइम में क्योंकि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्ड किंग भी ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तो इवन थॉट उनकी ओरिजिनल बॉडी मारी जा चुकी है, ऑलरेडी मर चुकी है, तो इवन वो भी लू फेंग की जान को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर लू फेंग फेज़ 3 को सर्वाइव कर जाता है और इस टेस्ट को पास कर जाता है, तो डेफिनेटली लू फेंग उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल होगा। इसी के साथ वो जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों के साथ लू फेंग की तरफ देख रहा होता है। ऑलरेडी 300 साल इसी तरीके से बीत जाते हैं, और जो ब्लू लाइट थी वो पूरे के पूरे प्राइमल सीक्रेट रीजन को कवर कर चुकी थी, इवन ह्यूमन टेरिटरी को भी पूरी तरीके से करकल हो चुकी थी, और इवन वो जो ब्लू लाइट थी वो धीरे धीरे करके पर्पल के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो चुकी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक जाइंट मिस्टीरियस एशियंट एंग्रेविंग पिक्चर फॉर्म कर रही थी, और इसके अंदर से निकलने वाला जो विल पावर शॉक था वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। काफ़ी सारे यूनिवर्स मास्टर ऑलरेडी होंग अलायंस छोड़ के जा चुके थे, इवन होंग अलायंस के अंदर जितने भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फेंट हो चुके थे, मतलब अनकॉन्शियस हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे। 2 यूनिवर्स कोई भी इन मास्टर्स सारे है विल जो पावर कि शॉक्स अभी भी को कॉन्शियस सह नहीं मोड पा के रहा अंदर था। थे, मतलब वो अभी भी इन सब चीज़ों को झेल पा रहे थे थोड़ा बहुत, बाकी सारे ऑलरेडी अनकॉन्शियस मोड के अंदर जा चुके थे, मतलब वो सह नहीं पा रहे थे इन सब चीज़ों को। के साथ ह्यूमन कैंप के अंदर सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि होंग अलायंस के अंदर जितने भी लोग थे, मतलब कुल मिला के 39 यूनिवर्स मास्टर में से 37 ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुके थे। बस 2 यूनिवर्स मास्टर थे जो कि अभी भी कॉन्शियस मोड के अंदर थे, वो थे वाइट गोल्ड मास्टर और भू हुआन मास्टर, जो कि अभी भी जिंदा थे या फिर अवेक थे, मतलब अभी भी अपने कॉन्शियसनेस के अंदर थे। जो लू फेंग के बॉडी के अंदर से ये जो विल पावर शॉक निकल रहा था ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और अगर गलती से भी इस विल पावर शॉक को एक जगह पे कंसंट्रेट किया जाता है तो इसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है कि इवन वो एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की भी ऐसी की तैसी कर सकती है। सब लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंता के अंदर थे, सब लोग सोच रहे थे कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो धीरे धीरे करके जितने भी यूनिवर्स मास्टर है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और इवन यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर जो है वो भी काफ़ी सारे लॉस सफ़र कर सकते हैं अगर वो लोग काफ़ी अपने आप को केयरफुल ना रखें। तो जो प्राइमल चॉसिटी लीडर थे वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, वो एक ऑर्डर पास करा देते हैं कि पूरी के पूरे होंग अलायंस के अंदर और ह्यूमन टेरिटरी के अंदर कोई भी पर्सन इस न्यूज़ को नहीं फैलाएगा इस विल शॉक के बारे में। बस ये जो न्यूज़ है इसके बारे में बस होंग अलायंस के कुछ जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर जो सीनियर्स हैं उन्हीं लोगों को पता होगी, और अगर किसी ने भी इस न्यूज़ को फैलाने की कोशिश की तो इसे एक गद्दार का करार दे दिया जाएगा। वक्त जो प्राइमल चॉसिटी लीडर थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो चुके थे, वो मिल्की वे होली लैंड के ऊपर खड़े होते हुए देखते हुए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लू फेंग तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। वो इस चीज़ से समझ चुके थे कि चाहे कोई भी पर्सन कितना भी ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर पावरफुल बनना इतना ज़्यादा आसान बात नहीं होता। पावर्स को हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, और इस वक्त जो लो फेंग की कंडीशन देख के लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो आज तक के सबसे बड़े डेंजर के अंदर है मे बी, और शायद से ये जो डेंजर है इसी ने लो फेंग को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया है। आशा करता हूँ कि तुम किसी भी डेंजर में क्यों ना हो, लेकिन तुम उस डेंजर को जल्दी से जल्दी टैकल करके वापस से ज़िंदा बच के वापस से आ जाओ। भले ही फिर तुम्हें वो सारी पावर्स मिले या ना मिले, मुझे उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। इसी बार हम लोग को वर्ल्ड ऑफ जिन दिखाया जाता है, जहाँ पे वूकी टावर के 8th फ्लोर के अंदर लू फेंग क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था, और उसकी पूरी बॉडी के अंदर से पर्पल कलर की लाइट बाहर आ रही थी, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विल पावर शॉक बाहर आ रहा था जो कि चारों तरफ फैल चुका था। इस चीज़ से साफ साफ पता चल रहा था कि ऑलरेडी जो लू फेंग है वो 3rd फेज के अंदर एंटर कर चुका है। वो जो बीच था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जो लू फेंग है वो 3rd फेज तक भी जा पाएगा। उसने सोचा था कि इवन लू फेंग 1st फेज के अंदर ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग को वो ब्लैक फॉग वाला बीइंग भी देखने के लिए मिल सकता था।
वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का मिरेकल कभी भी वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर हो सकता है। ये लॉ मास्टर ये ऑलरेडी फेज़ 3 के अंदर एंटर कर चुका है और ये बस एक कदम दूर है अपनी फाइनल सक्सेस से। अगर ये बंदा सक्सीड हो जाता है तो मैं इस मोमेंट के लिए सच्ची में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम से इंतज़ार कर रहा था। वो जो ब्लैक कलर का पर्सन था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड देखने के लिए मिल सकता था, लेकिन साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी था, क्योंकि अगर लू फेंग फेल हो जाता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये मिरेकल होते होते रह जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे पता था कि लू फेंग आज यहाँ पे आया है, पता नहीं लू फेंग के बाद लू फेंग जैसा जीनियस, एक दूसरा जीनियस आने के लिए कितने करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे, या फिर वो कभी आएगा भी या नहीं आएगा। वो बीस्ट जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा आलस के साथ सोता रहता था लू फेंग के साइड में, और उससे लू फेंग की कोई परवाह नहीं थी। वो फाइनली उठ के बैठ चुका था और वो पूरा टाइम लू फेंग के ऊपर नज़र रखता था। वो प्रे करता रहता था कि प्लीज़ प्लीज़ लू फेंग, तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस लेवल को क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर तुम इस लेवल को क्रॉस कर देते हो तो तुम एक नई दुनिया के अंदर चले जाओगे। तुम्हारे लिए ये दुनिया देखने का नज़रिया जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। तुम एक लीडर बन जाओगे। नाइन टेक्निक के जब से लू फेंग थर्ड फेज के अंदर एंटर किया था, उस वक्त लू फेंग को जो प्रेशर और जो दर्द सहने के लिए मिल रहा था वो सच्ची में अनबियरेबल था। इस वक्त लू फेंग को ऐसा लग रहा था कि उसकी जो सोल है उसे ग्राइंड किया जा रहा है, पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा था वो किसी भी वक्त मर सकता है। लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वो थोड़ा टाइम भी होल्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ऑलरेडी लू फेंग अपने लिमिट तक पहुंच चुका था। इस वक्त जो लू फेंग था उसे काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ अजीब सी लग रही थी कि इवन थॉट वो जब जब अपने लिमिट तक पहुंचता था, एकदम से जो उसकी विल पावर होती थी वो एक दूसरे लेवल के ऊपर पहुंच जाती थी। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे लू फेंग अपनी लिमिट को हिट कर देता था, एकदम से उसके विल पावर के अंदर एक ब्रेक थ्रू सा हो जाता था और उसकी जो सहने की शक्ति वो बढ़ जाती थी। इन सब चीज़ों को समझने के साथ लू फेंग एक चीज़ समझ चुका था कि ये जो टेस्ट है ये कुछ कुछ स्टार टावर की तरह ही है। जैसे जैसे मतलब इन सब चीज़ों के अंदर जो विल पावर है या फिर ये जो मेंटल शॉक है, इसको रजिस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सोल कितना ज़्यादा पावरफुल है। कि आफ्टर ऑल एशियन टाइम के अंदर काफ़ी सारे सुप्रीम टैलेंट होंगे जिनकी जो विल पावर होगी वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल को भी काट करके एटर्नल ट्रू गॉड तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग फेल हो गए। तो मतलब ये जो विल पावर है ये बस एक छोटा सा पार्ट है नायन टेक्निक का। असली जो बात है वो सोल के अंदर है। सोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक सोल पावरफुल नहीं होती तब तक कोई मतलब नहीं होता, और इस वक्त जो लू फेंग की जो सोल थी उसे एक तरीके से ग्राइंड किया जा रहा था। लेकिन इसके बाद भी जो लू फेंग था वो लगातार अपने ब्रेक थ्रूज कर रहा था, जिसके कारण लू फेंग को थोड़ा बहुत कंफर्ट भी फील हो रहा था और वो अपनी जो लिमिट्स थी उसको और ज़्यादा पुश कर पा रहा था। इवन लू फेंग थोड़ा बहुत इंजॉय करने लग गया था इन सब चीज़ों को। इसी के साथ फाइनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है 90 साल इसी तरीके से बीत जाता है और 90 सालों के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फाइनली लू फेंग अपनी आंखों को खोलता है। उसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सा फील हो रहा था, उसे एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। सडनली वो अपने सामने एक पर्पल हॉर्न बीस्ट देखता है। वो जो बीस्ट था वो लू फेंग के एकदम छाती पे से चढ़ के बैठ गया था। वो लू फेंग की तरफ देखता है तो एकदम से लू फेंग डर जाता है और दो कदम पीछे हटा लेता है। उसी के बाद लू फेंग उस बीस्ट की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तो स्पिरिट ऑफ टेक्निक हो। तभी वो जो बीस्ट होता है वो लू फेंग से पूछता है कि तुम कौन हो करके, तुम कहाँ से आए हो, तुम कैसे सक्सीड हो पाए। सच्ची में कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि तुमने फाइनली इस टेक्निक को जो कि मेरे मास्टर के द्वारा क्रिएट की गई थी, इसको तुमने प्रैक्टिस करके क्वालिफाई कर दिया, इसे तुमने कंप्लीट कर दिया गया है। लेकिन वो जो बीस्ट था वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में था। वो लू फेंग से पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है करके। लू फेंग से पूछता है क्या तुम्हारे मास्टर हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग है, लेकिन वो वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर कैसे रहेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। फाइनली इसी के बाद वो जो बीस्ट होता है वो अपनी मुंडी को जोर जोर से हिलाने लग जाता है और फिर कहता है अच्छा छोड़ो, जाने दो इन सब चीज़ों को। तुम एक चीज़ को याद रखना, तुम चाहे कोई भी हो, तो मेरे मास्टर में भी तुम्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन स्टिल उन्होंने तुम्हें ये टेक्निक दी है और तुमने इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया है। तुम याद रखना मेरे मास्टर का नाम युआन था और वो सच्ची में एक रियल सुप्रीम बीइंग थे और जो कि किसी से नहीं डरते थे और ना ही उन्हें किसी पावर का रिस्ट्रिक्शन था। लू फेंग पूरी इस नाम को सुनने के बाद एकदम से शॉक हो जाता है। उसको इस नाम से ही काफ़ी ज़्यादा पावर सा फील हो रहा था। इसी के साथ वो जो बीस्ट होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है चलो ठीक है, अभी फाइनली तुमने नाइन टेक्निक को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर लिया है, तो तुम सारे अरेंजमेंट्स के लिए और रिक्वायरमेंट्स के लिए फिट बैठते हो और तुम क्वालिफाइड हो चुके हो कि तुम मेरे मास्टर की सबसे ज़्यादा पावरफुल माइटी टेक्निक जो कि मेरे मास्टर ने क्रिएट की थी उसको प्रैक्टिस करो। मतलब इस वक्त लू फेंग को ये जो चीज़ है ये गिफ्ट के अंदर मिलेगी। ऐसी बात नहीं कि लू फेंग को ये चीज़ प्रैक्टिस करके क्वालिफाई करनी पड़ेगी। एक तरीके से जो लू फेंग है उसको गिफ्ट के तौर पे ये टेक्निक मिलने वाली है
और वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि अभी फाइनली अभी तुम क्वालिफाई कर चुके हो, तुम पास कर चुके हो उन सारे टेस्ट को, तो अभी मेरी भी जान छूटेगी और फाइनली मैं अभी इतने लंबे टाइम के बाद अपनी टेक्निक्स के अंदर वापस से जा पाऊँगा। मतलब ये जो चीज़ थी ये एक्चुअल में एक सोल थी, एक टेक्निक की सोल, जो कि वापस से अपने बॉडी के अंदर जा पाएगी खुशी खुशी। इसी के साथ एकदम से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो पर्पल हॉर्न स्ट्रेन बीस्ट होता है वो पूरी तरीके से टूट सा जाता है, मतलब वो पिघल सा जाता है, मेल्ट हो जाता है। और इसी के साथ साथ आसपास का वो पूरा का पूरा जितना भी जगह था, माउंटेन्स वगैरह, वो भी एकदम से मेल्ट हो जाता है, वो वाइट कलर की लाइट के अंदर चेंज हो जाता है और वो लू फेंग के माइंड के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो बीस्ट है ये एक टेक्निक है, और क्योंकि लू फेंग ने इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया है, समझ लिया है, तो ये लू फेंग के दिमाग के अंदर जा चुकी है इसकी सोल। इसी के साथ हम लोगों को वो ब्लैक बीइंग भी देखने के लिए मिल सकता था, जिसने काफ़ी ज़्यादा पहले से लू फेंग के ऊपर नज़र रखी थी। वो कहता है ऑलमोस्ट 90 साल हो चुके हैं, लेकिन फाइनली वो काफ़ी ज़्यादा रिलाइव फील कर रहा था क्योंकि लू फेंग इस टेक्निक को पास कर चुका था। और लू फेंग के बॉडी के ऊपर से जितनी भी लाइट्स निकल रही थी वो भी निकलना स्टार्ट हो, मतलब बंद हो चुकी थी। और वो स्माइल करता है, वो कहता है मैंने ये जो टेक्निक बनाई थी ये फाइनली वर्थ कर गई, मतलब ये काम आ गई। इसी के बाद वो स्माइल करता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जो लू फेंग था वो अकेला बच चुका था उस फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर। वो अपने आसपास देखता है, काफ़ी टाइम तक अपने आसपास देखने के बाद उसको नोटिस होता है कि जितने भी कैरेक्टर उसके आसपास उड़ रहे थे जब वो स्टार्टिंग में साइलेंट के ऊपर आया था, वो फाइनली अभी पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुके हैं। और वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअल में ब्लू फेंग की पूरी बॉडी के ऊपर एंग्रेव हो चुके हैं एक तरीके से टैटू की तरह। और उन सारी कैरेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी लू फेंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी समझ चुका है। इस वक्त लू फेंग के माइंड के अंदर बस एक ही नाम था जो कि बार बार गूंज रहा था, वो था युआन। क्योंकि ये जो टेक्निक थी ये युआन के द्वारा बनाई गई थी और ये सारे जो लेवल्स है ये भी युआन के द्वारा ही सेट किए गए थे। इसी के साथ लू फेंग इस 9 टेक्निक के बारे में सोच रहा होता है। सडनली इस टेक्निक के बारे में सोचते सोचते ही एकदम से एक वाइट लाइट आती है जो कि लू फेंग को कवर कर लेती है और इसके बाद लू फेंग 8th फ्लोर से डिसअपियर हो जाता है। लू फेंग था वो 9th लेवल के ऊपर आ चुका था। 9th लेवल के ऊपर आने का मतलब था कि लू फेंग ऑलरेडी सक्सीड कर चुका है। वो स्माइल करता है, वो देखता है कि वूकी गॉड, फाइनली उसे वूकी गॉड मिलेगा जो कि ऑलरेडी सील कर दिया गया था। और वैसे भी यहाँ पे आने का सबसे बड़ा रीज़न लू फेंग का ये था कि वो यहाँ पे सील किया जाए और वूकी गॉड को पा सके। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा और भी लू फेंग के मिशन से, जैसे कि लू फेंग को इन सब चीज़ों के पीछे के सीक्रेट्स को जानना था। जब लू फेंग ये सारी चीज़ें सडनली सोच ही रहा होता है तभी एक आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ। इस आवाज़ को सुनते ही जो लू फेंग होता है वो एशियंट सा एक पैसेज होता है उसके सामने, उसको क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। और जैसे जैसे लू फेंग आगे बढ़ रहा था उसके सामने काफ़ी सारे स्क्वायर बॉक्सेस भी देखने के लिए मिल सकते थे। और ये सारी जो स्क्वायर स्टोन स्लैब्स थे या फिर बॉक्सेस थे इनके ऊपर काफ़ी सारी डिफरेंट एंग्रेविंग्स बनी हुई थी। और जैसे जैसे लू फेंग आगे बढ़ते जा रहा था वो इन सारी स्क्वायर स्लैब्स को देखते हुए नीचे कर झुक झुक के बोर भी कर रहा था, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से इनको बनाया गया था ये एक तरीके के कुछ मास्टर पीसेस थे। फाइनली आगे बढ़ते बढ़ते लू फेंग एक टर्न मुड़ता है और टर्न मुड़ने के बाद उसके सामने एक डोर आता है जो कि खुला ही हुआ था। लू फेंग जब उस खुले हुए दरवाजे के अंदर के टाइप थोड़ा बहुत झांकता है तो उसे देखने के लिए मिलता है उस रूम के अंदर काफ़ी सारे ऑटोमन कंपोनेंट्स और वेपन के पार्ट्स ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा मैसी मैनर के अंदर फेंके हुए हैं, मतलब इधर उधर पड़े हुए हैं। और वहीं पे लू फेंग जैसे ही उस डोर के अंदर एंटर करता है तो उसे एक और आदमी देखने के लिए मिलता है जिसने काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल से रॉब्स पहन के रखे थे। और ये जो पर्सन था वही इन सारे ऑटोमन पार्ट्स के साथ खेल रहा था या फिर वो इनसे कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो जो आदमी होता है वो लू फेंग की तरफ टर्न आउट करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है स्माइल करते हुए कि सिंस तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो सबसे पहले आओ और यहाँ पे आके बैठो। इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो कुछ भी नहीं कहता, वो ओबीडियंटली उस बंदे की बात मानता है और वहाँ पे एक थ्रोन होता है जिसके ऊपर जाके लू फेंग बैठ जाता है। इनफैक्ट वो सब जानता था कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ने इस वूकी टावर को बनाया, इतने सारे डिफिकल्ट ऑब्स्टिकल्स को बनाया और इतने सारे वॉरियर पाथ और इतनी सारी चीज़ें उसको सीखने के लिए मिली, तो डेफिनेटली इन सब के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। सो अभी फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो ही चुका है तो उन्हें इसी के अनुसार चलना चाहिए। 130 जो पर्सन था इसके बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑपरेसिव फोर्स निकल रहा था। इस चीज़ ने लू फेंग को ज़्यादा शॉक नहीं किया था क्योंकि इवन डुआंग रिवर का जो एक बुढ़ा आया था जिसने लू फेंग को इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, जब लू फेंग ने डुआंग रिवर का इनहेरिटेंस को ग्रैब किया था तो इवन थॉट वो जो बुढ़ा था उसके बॉडी के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेसिव फोर्स देखने के लिए मिल सकता था। इवन थॉट वो बस एक इंटेलिजेंस थी। अचानक से इस बंदे को देखने के बाद लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा अपनापन सा फील होने लग गया था। लू फेंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो अपने ग्रैंडफादर से मिल रहा हो, मतलब अपने बड़े पापा से मिल रहा हो। उसको उस बंदे से कोई भी चीज़ स्ट्रेंज फील नहीं हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर के अंदर ही है।
ये एक अजीब सी फीलिंग लू फेंग को क्यों हो रही थी, ये लू फेंग को समझ नहीं आ रहा था। एकदम से वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सा फील कर रहा था। लू फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, वो कहता है इम्प्रेसिव, इवन मेरी इतनी ज़्यादा पावरफुल विल पावर होने के बाद भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और मेरे मन ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी गुड फीलिंग इस बनने के लिए डेवलप कर ली है। इसी के बाद वो जो बुढ़ा होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो कि जो गोल्डी किंग ऑफ मैजेस्टी है उन्होंने इस वुकी किंग को, इस वुकी टावर को क्यों क्रिएट किया, और इतने सारे ऑब्स्टिकल्स बनाने का, इन सब चीज़ों के पीछे का क्या राज है करके। तो इससे पहले मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरी आइडेंटिटी मैं खुद ही हूँ गोल्डी किंग इस वर्ल्ड ऑफ जिन का। लू फेंग इस चीज़ को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इवन तो जो लू फेंग था उसने पहले से अजम्पशन लगा लिए थे इस बंदे को देख के कि मे बी गोल्डी किंग, हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने सोचा था कि ये बंदा यहाँ पे कैसे हो सकता है। लेकिन जब लू फेंग को एक्चुअल में पता चला था कि ये बंदा सही में हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग है, तो सही में लू फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ था। वो बुड्ढा लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं बस एक वर्चुअल कॉन्शियसनेस हूँ हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की, और वो बंदा जब से गया है मैं तब से यहाँ पे हूँ। फेंग इन सब चीज़ों को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटली शॉक हो गया था, लेकिन लू फेंग ने ये सारी चीज़ों को पहले से गेस कर लिया था कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्ड किंग ऑलरेडी मर चुका है। इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो उस बंदे की तरफ देखते रहता है। तभी वो बंदा लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम ज़्यादा सरप्राइज हो, ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही है ये सब तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के अंदर अंदर से ही हो रही है, सो इसलिए तुम ज़्यादा शॉक नहीं हो। लेकिन मैंने जब से तुम्हें दूर से ऑब्जर्व किया था मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक कि मैंने तुम्हें जाना है मैं तुम्हारे बारे में इतना तो कह सकता हूँ कि तुम मेरे वर्ल्ड ऑफ जिन की कोई लाइफ फॉर्म नहीं हो। इसी के बाद जैसे लू फेंग इस चीज़ को सुनता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, और इसी मोमेंट के अंदर लू फेंग के माइंड के अंदर ये थॉट भी आता है कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर वो यहाँ पे मरता है तो मे भी हो सकता है कि वो वापस से कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। लेकिन एकदम से लू फेंग जैसे तैसे करके अपने मन को काम करता है। फिर इसी के साथ लू फेंग उस बंदे की तरफ दिखता है और कहता है कि तुम मेरे को इस तरीके से क्यों जज कर रहे हो, मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हूँ करके, तुम जितनी भी चीज़ें कह रहे हो मुझे तुम्हारे किसी भी बात के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। मैं स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा अजीब से एटीट्यूड के अंदर तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तुमने पहले कहा कि तुम वर्चुअल कॉन्शियसनेस हो जो कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्ड किंग की हो, लेकिन फिर तुमने कहा कि वो मर चुका है। मैंने इस चीज़ के ऊपर भी मान लिया, लेकिन वो कैसे मर सकते हैं, वो तो एक नोबल गोल्डी किंग थे, उनको मारना कैसे पॉसिबल हो सकता है करके। उसके बाद तुम कहते हो कि मैं एक लाइफ फॉर्म हूँ वर्ल्ड ऑफ जिन का। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है इन सब चीज़ों से। वो जो बंदा होता है वो लू फेंग को पैनिक होते हुए देखता है तो वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। इसी के साथ वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को ज़्यादा डिफेंड करने की, और ना ही ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। अगर मुझे तुम्हें कुछ करना होता तो मैं पहले ही कर चुका होता, और मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर बता सकता हूँ। इसी के साथ वो बुढ़ा अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है। लू फेंग काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। वो कहता है कि बहुत टाइम पहले की बात है, मैं एक ऐसी पाथ के ऊपर चल रहा था जिसके ऊपर से वापस आना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था, और वो जो पाथ था वो मौत की तरफ लेके जाता था। तो इससे पहले कि मैं मरूं मैंने इस वुकी टावर को क्रिएट किया, मैंने इसके अंदर के टास्क को सेट किया। इसी के साथ इस वुकी टावर को क्रिएट करते हुए काफ़ी सारे मिशंस और एक टाइटल को यहाँ पे छोड़ दिया। इवन अगर मैं फेल भी हो जाता उसके बाद भी मैं अपने सिचुएशन को रिवर्स कर सकता था। इसी के साथ वो बंदा कहता है कि फिर उसके बाद जब मैंने अपनी वर्चुअल कॉन्शियसनेस यहाँ पे छोड़ी थी तो उस वर्चुअल कॉन्शियसनेस के अंदर मेरी सारी की सारी मेमोरीज, मेरे सारे के सारे थॉट्स है। एक तरीके से ये मेरे लाइफ का एक एसेंस है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि वो एक ट्रू लाइफ फॉर्म नहीं है करके। इवन थॉट ये बस एक वर्चुअल कॉन्शियसनेस है, लेकिन स्टिल मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अपने आप को गोल्डी किंग डिक्लेयर कर चुका हूँ। जैसे तो लू फेंग को ये सारी चीज़ें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन स्टिल इसके बाद भी वो मुंडे हिलाते हुए हाथ के अंदर हिला रहा था जैसे कि उसे सब समझ रहा है। साथ कहता है कि उसके बाद जैसी जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग थे उसने अपनी वर्चुअल कॉन्शियसनेस बनाई थी, मतलब जैसी मेरे को उसने बनाया था। एक्चुअल में गाइस ये दोनों चीज़ें तो एक ही है, लेकिन ऐसा समझ सकते हो कि जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग है उनकी जो आत्मा है, उनका सोचने का ढंग पूरी तरीके से अलग है, या फिर उनकी जो मेमोरीज है
वो भले ही हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की सारी मेमोरीज से मैच करती है, लेकिन स्टिल दोनों एक तरीके से अलग अलग है। मतलब जब हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ने अपनी वर्चुअल कॉन्शियसनेस को यहाँ पे छोड़ा था और उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे, जिसके बाद उनकी जो वर्चुअल कॉन्शियसनेस है उन्होंने कभी भी कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं साध पाया हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग से, जिसके थ्रू एट द एंड हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की जो वर्चुअल कॉन्शियसनेस है, इसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि वो जो बंदा है, वो जो बुढ़ा है, वो ऑलरेडी मे भी शायद से मर चुका होगा। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये जो कॉन्शियसनेस है ये हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की कॉन्शियसनेस है, मतलब उसी की विल पावर, उसी का सब कुछ है। लेकिन इसके बाद भी इसकी खुद की कॉन्शियसनेस कंफ्यूज है कि इसकी जो ओरिजिनल बॉडी है वो जिंदा है कि मर चुकी है। इसके बाद वो कहता है कि इसके बाद ये जो वुकी टावर है इसके अंदर, क्योंकि टोटल 9 लेवल है और ये जो 9th लेवल है, ये ना 9th लेवल एक तरीके से यूनिवर्स ओरिजिन के कोर को कनेक्ट करता है, जो कि पूरे के पूरे एंटायर वर्ल्ड ऑफ जिन से सिचुएटेड है, मतलब वर्ल्ड ऑफ जिन के एक कोर को कनेक्ट करता है ये 9th लेवल। और जब ये जो कोर था, जब हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग मारे गए थे, तो डेफिनेटली इसके अंदर काफ़ी सारे मेजर चेंजेस आए थे इस कोर के अंदर। फिर वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि बिसाइड तुम जो कह रहे हो कि मैंने कैसे गेस किया कि तुम यहाँ के कोई पर्सन नहीं हो और तुम दूसरे वर्ल्ड से आओ, क्योंकि जब तुम 9th फ्लोर के अंदर आए तो तुमको देख के ये जो कोर है इसने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर तुम इसी वर्ल्ड के होते तो डेफिनेटली ये तुमको देख के कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करता, लेकिन इसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। इसका मतलब तुम हमारे वर्ल्ड के नहीं हो। इसके अलावा अगर तुम सच्ची में इसी वर्ल्ड के होते तो डेफिनेटली तुम वर्ल्ड ऑफ जिन के एक चाइल्ड कहलाए जाते और तुम हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते, उनके एक थॉट के लिए तुम मरने के लिए भी तैयार हो जाते। लेकिन जहाँ तक कि तुम्हारी विल पावर को देखा जा सकता है, डेफिनेटली तुम्हारे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है उनके लिए, लेकिन जो चीज़ें यहाँ के लोग कर सकते हैं इस मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग के लिए, मे बी वो सारी चीज़ें तुम ना करो, क्योंकि तुम इस वर्ल्ड के हो ही नहीं। धीरे धीरे करके लू फेंग इन सब चीज़ों को समझने लग गया था। ये ठीक उसी तरीके से था जिस तरीके से 9 रिमोटनेस मास्टर ने जैसे अपने 9 रिमोटनेस वर्ल्ड को बनाया था, उसके वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे क्रिएचर्स थे और उसके वर्ल्ड के अंदर के जितने भी क्रिएचर्स थे वो 9 रिमोटनेस मास्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे। अगर कोई दूसरा बंदा बाहर से आता है डेफिनेटली वो 9 रिमोटनेस मास्टर के लिए लॉयल हो सकता है, लेकिन वो इतना लॉयल नहीं हो सकता जितना लॉयल उसके खुद के प्लैनेट के लोग होते थे उसके लिए, जो कि उसने लाइफ फॉर्म क्रिएट किया था। और यही जो सेम थ्योरी होती है ये भी यहीं पे अप्लाई होती है। जितने भी लाइफ फॉर्म वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर पैदा होते हैं वो एब्सोल्यूट लॉयल होते हैं हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग के लिए, क्योंकि वो उन्हीं को अपना करता धरता और अपना भगवान मानते हैं। लेकिन कोई बंदा अगर दूसरे यूनिवर्स से आया हो तो वो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग को डेफिनेटली सर्व तो कर सकता है, लेकिन वो कभी उसे अपना भगवान नहीं मानेगा। लेकिन लू फेंग को ये सारी चीज़ें समझने के बाद लू फेंग सोचता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये सब तो चीज़ें ठीक है, लेकिन अभी मुझे आगे क्या करना चाहिए। ये बंदा मुझे मार देगा, लेकिन फिर लू फेंग सोचता है अगर इसे मुझे मारना होता तो ये अभी तक मुझे मार देता, ये अभी तक इतनी लंबी चौड़ी मेरे को कहानी क्यों सुना रहा होता। ज़रूर इन सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई एजेंडा ज़रूर है। उसी के बाद वो जो बुढ़ा होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें कुछ और बताऊँ, तुम्हें एक कसम खानी पड़ेगी। इसी के बाद वो बुढ़ा लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि इन फ्यूचर जब तुम हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग के लेवल के बन जाओगे, उसके बाद तुम्हें एक कसम खानी पड़ेगी कि तुम्हें 3 पैनिकल एग्जिस्टेंस को मारना पड़ेगा इस वर्ल्ड के। जब लू फेंग इस चीज़ के बारे में सुनता है तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और थोड़ा सा पीछे सा हट जाता है, क्योंकि एक कसम खाना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात थी। गाइस जो ग्रेट बीइंग कसम खाते हैं वो थंडर वंडर को लेके कसम खाते हैं, तो अगर वो झूठ बोलते हैं या फिर अपनी कसम कभी तोड़ते हैं तो उनके ऊपर बिजली गिर जाती है और वो खुद अपनी जो सोल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तभी वो जो बुढ़ा होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस अभी एक लॉ मास्टर हो, तुम्हें हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्ड किंग के लेवल तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा और मैं भी पता नहीं तुम वहाँ तक पहुँच पाओगे या नहीं पहुँच पाओगे, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो, बस अभी मैं जितना तुम्हें कह रहा हूँ तुम उतना करो। वैसे भी देखा जाए क्योंकि तुम इस वर्ल्ड ऑफ जिन के नहीं हो तो डेफिनेटली तुम इस वर्ल्ड ऑफ जिन के किसी काम के नहीं हो, तो तुम्हें बस एक कसम ही तो खाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे भी अगर एक बार तुम मुझे ये प्रॉमिस दे देते हो उसके बाद तुम्हारे लिए बस अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारा वेट कर रही है, लेकिन अगर तुम इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हो, तुम कसम खाने से मना करते हो, तो फिर तुम्हें अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा या फिर मुझे तुम्हारे सोल को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी आउटसाइडर को कोई भी या हक नहीं है कि वो
एक घुसपैठिया बन के वर्ल्ड ऑफ जिन के इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे आके इन सारे टास्क को परफॉर्म कर सके। साथ मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास एबिलिटी है अपनी बॉडीज़ को डिवाइड करने की, लेकिन याद रखना अगर मैंने तुम्हें डिस्ट्रॉय किया तो तुम्हारी सारी की सारी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसके बाद कभी ज़िंदगी में कोई भी तुम्हें वापस से रिवाइव भी नहीं कर पाएगा। वो लू फेंग की तरफ थोड़ा सा गुस्से में और कंसर्न करके देखता है और कहता है कि तुम जितना जानते हो मैं तुमसे 10 गुना ज़्यादा जानता हूँ, तो मेरे से कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। एक तो कसम खाओ, मुझे प्रॉमिस दो, या फिर रिजेक्ट करके अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लो। जब लू फेंग इन सब चीज़ों को सुनता है उसी के बाद लू फेंग जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने मेरे सामने कोई चॉइस छोड़ी भी है या नहीं। एट द एंड कौन बंदा ऐसा होगा जो अपने आप को मारने के लिए इस तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा। और एट द एंड इस बुड्ढे ने तो ये भी कह दिया लू फेंग को कि एक बार लू फेंग अपने इस प्रॉमिस को पूरा करता है तो लू फेंग के सामने उसका एक काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा फ्यूचर है और साथ ही साथ लू फेंग के सामने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। लेकिन यहाँ पे मर के लू फेंग को कुछ भी नहीं मिलने वाला। डेफिनेटली सी बात है गाइज, ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन कसम नहीं खाएगा और अपने आप को कौन ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा। उसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो बुढ़ा लू फेंग की तरफ देखता है और फिर कहता है कि याद रखना मैं एक वर्चुअल कॉन्शियसनेस हूँ, हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डन किंग के, और डेफिनेटली तुम मुझे चीट नहीं कर सकते। तुम अभी जो भी कसम खाओगे उसके अंदर तुम्हारी 100% लॉयल्टी होनी चाहिए। और इसी के बाद वो जो बुढ़ा होता है वो एकदम से हवा में उड़ने लग जाता है, एकदम से उसके आसपास का स्पेस एकदम से क्रैक होने लग जाता है, काफ़ी सारी पावरफुल एंग्रेविंग्स फॉर्म होने लग जाती है और एकदम से लू फेंग एक ट्रैप के अंदर, मतलब एक बहुत बड़ी सी केज के अंदर कैद हो जाता है। और फिर वो लू फेंग से कहता है कि अभी तुम अपनी कसम ले सकते हो, अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम इसी टाइम इनहेलेटेड हो जाओगे, तुम्हें अपने सच्चे मन से इस कसम को खाना होगा। तभी एकदम से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो बंदा होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और एकदम से जोर जोर से हंसने लग जाता है और एकदम से वो जो केज होता है वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाता है। जब लू फेंग इन सारी चेंजेस को फील करता है तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी लू फेंग उस बुढ़े की तरफ देखता है और कहता है कि क्या क्या आप अभी नहीं चाहते थे कि मैं कसम खाऊं, तो ये सब। इसी के बाद वो जो बुढ़ा होता है वो हंसने लग जाता है और फिर कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें करने की, क्योंकि ऑलरेडी तुम 9th लेवल को क्रॉस कर चुके हो और 9 वॉल्यूम मैनुअल को भी कंप्लीट कर चुके हो, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें करने की। फिर जब 9 वॉल्यूम मैनुअल के बारे में सुनता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, एकदम से उसके सारे के सारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये 9 वॉल्यूम मैनुअल ही थी जिसने पूरी तरीके से लू फेंग की ज़िंदगी बदल दी थी, जिसने लू फेंग को एक साधारण इंसान से एक बीस्ट बना दिया, आई मीन टू से एक हीरो बना दिया। वॉल्यूम मैनुअल नहीं होती उसके बाद भी लू फेंग एक ग्रेट बीइंग बनता, लेकिन शायद से वो इतना पावरफुल नहीं होता जितना पावरफुल वो आज है। फिर वो सोचता है ये 9 वॉल्यूम मैनुअल का इधर क्या कनेक्शन है। अकॉर्डिंग टू सिटिंग माउंटेन गेस्ट, ये जो 9 वॉल्यूम मैनुअल है ये उनके द्वारा बनाई गई थी और ये जो 9 वॉल्यूम मैनुअल है इसे एक टाइम पे एक ही बंदा प्रैक्टिस कर सकता है या फिर एक ही बंदा इसे अपने पास रख सकता है, और जब तक वो बंदा जिंदा है ये 9 वॉल्यूम मैनुअल बस उसी के पास रहेगी। जो चीज़ थी ये बस अर्थलिंक के लिए बनाई गई थी, मतलब जो लोग अर्थ से हैं उनके लिए, लेकिन इन सब चीज़ों का क्या संबंध है आपस में। लू फेंग के माइंड के अंदर इतने सारे थॉट्स आने लग गए थे कि लू फेंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। लू फेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बुड्ढा एक्चुअल में क्या कहना चाहता है उससे। जो लू फेंग था वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, उसके दिमाग के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग ख्याल आ रहे थे। वो सोचता है कि ये जो 9 वॉल्यूम मैनुअल है ये माउंटेन सेटिंग गेस्ट ने बनाई थी, तो इसमें मैजेस्टी ऑफ गोल्ड किंग इस चीज़ के बारे में कैसे जानता है। इवन थॉट जो लू फेंग था वो काफ़ी ज़्यादा पहले से इस चीज़ के बारे में शक करता था, या फिर उसके माइंड में एक डाउट था कि जो 9 वॉल्यूम मैनुअल है डेफिनेटली उसे जिस तरीके से बनाया गया उसे एक ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर कभी नहीं बना सकता, मतलब एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर कभी नहीं बना सकता, क्योंकि जिस तरीके से उसको बनाया गया है, जिस तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया है वो एक अलग सी चीज़ है। काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगता है कि एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर कोई ऐसी चीज़ को भी बना सकता है। लू फेंग ने कभी भी नहीं सुना था कि पर्पल मून एंसेस्टर या फिर ईस्ट एम्परर एंसेस्टर, इन्होंने कभी भी इनको कोई भी इस चीज़ के बारे में आइडिया हो, लेकिन स्टिल सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने इस चीज़ को बना दिया, वो भी बिना किसी दिक्कत के। ऐसे कैसे हो सकता है। इसके बाद वो जो बुढ़ा होता है वो दूर दूर से हंसता है और फिर कहता है कि ये जो 9 वॉल्यूम मैनुअल है, फिर वो वापस से हंसता है और फिर वो कहता है ये एक सेट ऑफ लॉस्ट नॉलेज है जो कि मेरे वर्ल्ड ऑफ जिन का है, जो कि कभी भी बाहर के दुनिया के अंदर आज तक कभी रिवील नहीं हुआ। वो कहता है कि इस चीज़ को कल्टीवेट करने से ना कि एक बंदे की गोल्डी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रैपिड चेंजेस के अंदर आती है, बल्कि उसकी सोल भी काफ़ी सारी अलग अलग चेंजेस आती है। वो कहता है कि एक सुपर सेट ऑफ नॉलेज है जो कि एक बंदे के बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस बना सकती है, एक टैलेंटेड वन को वो कुछ और ही बना सकती है। इसी के साथ वो कहता है कि अगर तुमने 9 वॉल्यूम मैनुअल को प्रैक्टिस किया है, इसका मतलब एक तरीके से तुम 9 वॉल्यूम मैनुअल के थ्रू मेरे वर्ल्ड ऑफ जिन से लिंक्ड हो, मतलब तुमने एक तरीके से मेरे वर्ल्ड ऑफ जिन के पल्स हो। गाइस एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो जिस तरीके से लू फेंग डोंग डोंग रिवर का इनहेरिटेंट है,
तो वो एक तरीके से एक लिंक क्रिएट करता है डुआंगडोंग रिवर से, और डुआंगडोंग जो रिवर है वो एशियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, तो एक तरीके से वो उन्हीं में से एक है। उसी तरीके से ये जो 9 वॉल्यूम मैनुअल है, क्योंकि ये वर्ल्ड ऑफ जिन की है, तो डेफ़िनेटली लू वांग ने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लू वांग है, वो एक इनहेरिटेंट है वर्ल्ड ऑफ जिन का। तो इनफैक्ट वो बुड्ढा लू वांग की तरफ देखता है और उसे कहता है कि अभी तो तुम्हें कसम खाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट अगर तुम उन 3 एग्जिस्टेंस को नहीं मारते फ्यूचर के अंदर जब तुम पावरफुल हो जाओगे, तो डेफ़िनेटली वो बंदे तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, वो तो तुम्हें मारने के लिए ज़रूर पहुँच जाएँगे, क्योंकि तुम मेरे वर्ल्ड ऑफ जिन से बिलॉन्ग करते हो, तुम मेरे वर्ल्ड ऑफ जिन के पल्स हो, इसलिए डेफ़िनेटली वो तुम्हें मारने के लिए आएँगे ही, और अपनी जान बचाने के लिए तो डेफ़िनेटली तुम उनके ऊपर अटैक करोगे। तो अभी तुम्हें कसम भी खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो शिकार खुद चल के आ रहा है। होप करता हूँ कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। पहले कुछ-कुछ गाइज़ ऐसा था, क्योंकि लू फेंग बाहर वाले वर्ल्ड से बिलॉन्ग करता था, तो अगर लू फेंग हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग जितना पावरफुल बन भी जाता है, तो हो सकता था कि लू फेंग को इन बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं होता और लू फेंग अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देता, और हो सकता था कि वो जो 3 लोगों को जो ये मारने के लिए कह रहा है, उन तीनों के साथ लू फेंग दोस्ती भी कर लेता। लेकिन क्योंकि अभी लू फेंग वर्ल्ड ऑफ जिन से ही बिलॉन्ग करता है, और ये जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग है, मे बी वो उन्हीं तीनों के कारण मारे गए, तो डेफ़िनेटली जो लू फेंग है, वो भी वर्ल्ड ऑफ जिन से बिलॉन्ग करता है, और जब वो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग जितना पावरफुल बनेगा, तो वो तीनों ही लू फेंग को ढूँढते हुए आ जाएँगे उसे मारने के लिए, और डेफ़िनेटली लू फेंग अपनी जान बचाने के लिए तो उन लोगों को ज़रूर मारेगा। तो इसलिए अभी लू फेंग को कोई कसम-वसम खाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो लू फेंग वर्ल्ड ऑफ जिन से ही बिलॉन्ग करता था। सो गाइज़, होप करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आज के एपिसोड के अंदर इतना ही, और आपको आज के एपिसोड के अंदर काफ़ी सारी नई-नई मिस्ट्रीज़ भी पता चली होगी। आपको कहीं न कहीं पता चला होगा जो माउंटेन सिटिंग गेस्ट है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, और सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहीं न कहीं हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। मे बी हो सकता है कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ही माउंटेन सिटिंग गेस्ट हो। गाइज़, ये सारी चीज़ें आगे की बात है, मैं आपको आगे के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। तो होप करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और डेफ़िनेटली 5 दिनों के बाद एपिसोड डाल रहा हूँ, तो उसके लिए वापस से सॉरी, क्योंकि गाइज़ अभी थोड़ा बहुत कॉलेज का काम स्टार्ट हो गया है, और एडमिशन का थोड़ा बहुत प्रोसेस चल रहा है, और मैं अभी पुणे में रहता हूँ, मैं नासिक शिफ्ट होने वाला हूँ जल्दी, तो इन सब चीज़ों के कारण थोड़ा-सा भाग-दौड़ और थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हो गया इन सब चीज़ों में। गाइज़ डोंट वरी, मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए इस नोवेल को ख़त्म करूँगा, तो गाइज़ मैं करूँगा ही, और जब तक मैं इस नोवेल को ख़त्म नहीं कर लेता तब तक मैं किसी लंबे ब्रेक के ऊपर कभी भी नहीं जाने वाला, और ना ही अपना चैनल बंद करने वाला हूँ, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और फिर थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी देख लिया करो जो कि मैं अपलोड करता रहता हूँ थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में, जिसके थ्रू थोड़ी बहुत नीज बनी रहती है चैनल की। तो चलो फिर गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आप लोग मेरे को डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट्स के अंदर ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट नोवेल तो नहीं, लेकिन बता सकते हो क्या करना चाहिए आगे जाके मुझे।